This call is now being recorded. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Okay. So, any doubt? क्योंकि आपका डाउट सेशन है पहले तो. Excuse me, sir. Yes, बेटा. सर जो आपने जीन्स वाला हमें पढ़ाया था, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो सर उसमें जैसे जो अपेंडिक्स होता है उसके जो सेल्स हैं वो रेस्पायर करते हैं. अपेंडिक्स के सेल्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. यस सर. हाँ, वो तो लिविंग होता है तो डेफिनेटली रेस्पायर करेंगे. तो सर उसकी जो जीन्स होंगी वो मतलब एज सच तो वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा हमारी बॉडी में. नहीं, वो वेस्टिजियल है, बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग या इन टर्म्स ऑफ उसको कुछ बनाना है, जस्ट लाइक कि उसको प्रोटीन्स बनानी है ना. बीइंग ए सेल, मान लीजिए अगर वो सिर्फ रेस्पायर भी कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो एंजाइम्स तो बनने हैं ना, और एंजाइम्स बनने हैं तो जीन्स तो वर्किंग हो गए उनके. ओके सर. मतलब कोई भी अगर लिविंग टिश्यू भी होगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो रेस्पायर भी अगर कर रहा है या कोई और है. मेटाबॉलिक प्रोसेस तो बहुत सारे पड़े हमने, तो उनमें से अगर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस का कोई भी एंजाइम है तो एंजाइम मींस प्रोटीन, और अगर प्रोटीन है तो फिर वो जीन रेगुलेशन के अंदर आएगा ही आएगा. प्रोटीन बननी है या नहीं बननी है, बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी हमें. और किसी को कोई डाउट? बाकी बच्चे तो फिर अभी ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे. सर. हाँ, यस बोलो. सर. हम्म. सर मैं ऑडिबल? हाँ, यस बोलो. यस, आपकी आवाज आ रही है, आप लोग बोलिए. सर जो ये mRNA और tRNA वगैरह होते हैं ये साइटोप्लाज्म में ही होते हैं ना, फ्री स्टेट में, मतलब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं ना फ्रीली. अब ये डिपेंड करता है एक्चुअली. इन जनरल तो साइटोप्लाज्म आंसर हो गई, बट डिपेंडिंग ऑन फंक्शन या डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन सब अलग अलग होगा. जैसे हम एक एक करके अगर बात करें तो एमआरएनए फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर यूकैरियोटिक सेल है तो एमआरएनए बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर बना होगा, जो अपने एचएनआरएनए लिखा था. फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद वो आएगा साइटोप्लाज्म में. ठीक है. अगर प्रोकैरियोट होता बैक्टीरिया तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ही होता, वहां न्यूक्लियस नहीं होता. फिर एक चीज ये भी है कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा, वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है. दे हैव देयर ओन डीएनए. तो इट मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में भी एमआरएनए बनेगा उससे, जो डीएनए ऑलरेडी उनके पास है, न्यूक्लियर डीएनए का न्यूक्लियस में, और क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में, या प्लास्टिड्स का प्लास्टिड में, और माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया में. और जहां जहां फिर एमआरएनए है और जहां जहां प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वहां वहां टीआरएनए भी होगा. अब जैसे टीआरएनए की सिंथेसिस के टाइम पे टीआरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो वर्क कर रहा है साइटोप्लाज्म में. और अगर सेम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में भी होगा. और अगर प्रोकैरियोट है तो आंसर हमेशा साइटोप्लाज्म रहेगा. तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे देख रहे हो, ये वेरिएबल हो जाएगा. मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, प्लास्टिड्स में भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है. ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं
कहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रिगर करेगी वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा। सर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो वो बनेगा, मतलब उसमें mRNA और tRNA, तो वो भी बिल्कुल जो हमारे न्यूक्लियस का डीएनए उसी की तरह काम करेगा, मतलब हाँ बिल्कुल न्यूक्लियस बिल्कुल। डीएनए बनने। हाँ ओके सेम। सर। माइटोकॉन्ड्रिया में टीआरएनए और एमआरएनए में काम मतलब वही है कि प्रोटीन सिंथेसिस करनी है और अमाइनो एसिड को लेके आना है, वो तो सेम है। बट क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन अलग होगी इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के हिसाब से तो अलग होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का एमआरएनए भी वही काम करेगा कि वो डीएनए से मैसेज लेके आगे प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसफर करेगा। टीआरएनए भी वही काम करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से अमाइनो एसिड को लेके आए और वो कोडॉन एंटीकोडॉन की पेयरिंग के बाद ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस हो। सबको सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ओके सर। सर एक बार डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बता दीजिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये था कि अगर हम मान लीजिए कोई स्टडी करते हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की जाए, और ये मानते हैं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन, मान लीजिए हमने स्टडी किया, हमने 1 मिलियन ह्यूमंस को देखा, किसी एक करेक्टर को लेके स्टडी किया, फिर हमें पता चला कि जो भी हमारा करेक्टर है, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दीजिए, जो भी हमारा करेक्टर है वो इस पूरे 1 मिलियन मीन्स 10 लाख में से कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में नहीं है। तो स्टैटिक्स के हिसाब से ये देखा गया कि अगर कोई भी वेरिएंट, मतलब जो करेक्टर हमारा है, अगर ये करेक्टर या ये वेरिएशन, अगर करेक्टर है मीन्स फिनोटाइप है, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट कोई ना कोई जीन भी होगा। सो अगर ये वेरिएंट किसी पर्टिकुलर लोकस पे मीन्स ये जीन किसी पर्टिकुलर लोकस पे 0.01 पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो वो पॉलीमॉर्फिक कहलाएगा, है ना। 0.01 का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 10,000 लोगों पे काम करते तो कम से कम 2 लोगों पे वो वेरिएशन होता। मान लीजिए 10,000 लोगों को आपने स्टडी किया और आप ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग कितने हैं जिनके अंदर कोई भी एग्जाम्पल, क्योंकि म्यूटेशन वाला होगा, तो आप मान लीजिए कोई भी स्किन कलर वेरिएबल हो गया या कोई हेयर का पैटर्न चेंज हो गया। हेयर के 2 ही पैटर्न होते हैं, करली और स्ट्रेट, है ना। बाकी आप करली में कितने करली हैं वो एक अलग चीज है, स्ट्रेट में कितने स्ट्रेट हैं वो एक अलग है। ऐसे ही स्किन और हेयर का जो कलर है वो ब्लैक और व्हाइट के बीच में आएगा, चाहे जो भी आप बना लीजिए। तो अगर हम माने कि मान लीजिए इस स्ट्रेट हेयर होते हैं, करली हेयर होते हैं, 2 तो हैं, इसके अलावा आप कोई और तीसरा पैटर्न इमेजिन कर लीजिए और ये कोशिश करिए कि ये जो तीसरा पैटर्न है ये ह्यूमन पॉपुलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी में आएगा। आपने रैंडम पॉपुलेशन साइज लिया, आपने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग लोगों को एनालाइज किया और ये देखा कि नहीं 10,000 में से या 10 लाख में से जो है वो कम से कम 100 लोगों में या 200 लोगों में ये तीसरा वाला पैटर्न, करली भी नहीं और स्ट्रेट भी नहीं, तीसरा वाला पैटर्न आ रहा है। तो जब आपने परसेंटेज निकाला तो 0.01 से ज्यादा हो गया। अगर 0.01 से ज्यादा हो गया तो तीसरे वाले कलर का जो भी जीन होगा वो पॉलीमॉर्फिक जीन कहलाएगा या वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा। ये इसका मतलब आएगा। ये आपको एक वेरिएशन देखना है, वेरिएशन जो म्यूटेशन से अराइज हुआ। तीसरा क्यों बनेगा? अगर ऑलरेडी जीन करली और स्ट्रेट के लिए है, कोई थर्ड फिनोटाइप क्यों बन रहा है? तो डेफिनेटली कोई म्यूटेशन रहा होगा जिसकी वजह से वो थर्ड फिनोटाइप बना। तो अब ये देखना ये है कि वो थर्ड फिनोटाइप जो वेरिएशन है वो कितने लोगों में प्रेजेंट है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो वो 0.01 पॉपुलेशन या उससे ज्यादा होना चाहिए। मोर देन 0.01 लिखा है बुक में, तो उससे ज्यादा होगा तो ही वो वेरिएशन पॉलीमॉर्फिज्म में काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा, अदरवाइज वो एरर हो गया, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना? ये था पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके सर। सर जो आपने लास्ट क्लास में हम्म एबिलिटी बताया था वो बता दो एक बार। क्या चीज बताया था मैंने? सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। सर जो आपने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था ना, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी बताया था मैंने। हाँ, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। उसमें बेसिकली ये था कि अब सेम चीज है कि वेरिएशन हमें लेके आना है ना। मान लीजिए मैं आपको अभी एग्जांपल पढ़ाऊंगा अभी, और मैं आपको अभी वही एग्जांपल दे रहा हूँ
कि आप वेरिएबिलिटी का सिलेक्शन कहाँ से लाओगे, है ना। आपने जो चीजें अगर आपको 11th में जो पढ़ी है, मैं उससे वही एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने कुछ डिजीजेस पढ़ी होंगी, उनमें वीट वाली भी कॉमन है, आपकी बुक में भी दी हुई है, बैसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है फंगी की, उसमें एक एग्जांपल दिया है पक्सीनिया। पक्सीनिया रस्ट फंगी कहलाती है, वो रस्ट डिजीज कॉज करता है ना। एक तरीके का डिजीज है कि वो रस्ट डिजीज कॉज करता है। क्लियर। अब अगर पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है वीट के प्लांट पे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए पक्सीनिया तो इम्पोर्टेंट है नहीं, उससे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन गेहूं को तो हम पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, वो हमारे डाइट का एक स्टेपल फूड है। इन दैट केस हम चाहते हैं कि वीट में रस्ट का इन्फेक्शन ना हो। अब हम क्या करेंगे, हम वीट में रस्ट रेजिस्टेंट करेक्टर लाना चाहते हैं, सो दैट कि हम वीट की क्रॉप को लगाएं, फिर भी पक्सीनिया उस पर इंफेक्शन कॉज ना कर सके, उस पर डिजीज कॉज ना कर सके। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये हम लाएंगे कहाँ से। वीट तो नॉर्मली रोज हर साल कल्टीवेट होता है, बहुत सारे फार्मर्स वीट को लगाते हैं, तो वो ये जो करेक्टर है डिजीज के रेजिस्टेंस का वो कहाँ से लाएंगे। तो ब्रीडिंग में जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिनल कल्टीवार से मिलता है, जहां से वीट इवॉल्व हुआ। वीट अगर मान लीजिए वाइल्ड में मैक्सिको से बना था, तो मैक्सिको में जो वीट की वैरायटीज होंगी वो प्रॉबेबली, ऐसा भी नहीं कि वो करेंगी ही करेंगी, बट क्योंकि वो वाइल्ड में है तो हमें स्क्रीन करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि क्या वो पक्सीनिया के लिए रेजिस्टेंट शो कर रही है, क्या वो रस्ट के लिए रेजिस्टेंस को शो कर रही है। अगर वो रेजिस्टेंस को शो करती हैं तो उन वैरायटी को हमें लाना है, और फिर हम अपनी वाले प्लांट को इस रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी वाले से क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस करने पे देखना ये है कि हमारा जो डिजायर्ड प्लांट है उसमें ये रस्ट का कैरेक्टर आया या नहीं आया। तो हमें वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना है। वेरिएबिलिटी का मतलब है वेरिएशंस, और वेरिएशंस नेचर में प्रेजेंट होते हैं। आप कल्टीवेशन जब आप करते हैं, जब आप फार्मिंग करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, फिर वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। अगर एक प्लांट को मान लीजिए आप एक फार्मर डिसाइड करे कि मुझे इस प्लांट को पूरे सीजन में 2 बार इरिगेट करना है, 2 बार पानी देना है, 2 बार फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, 3 बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, तो ये वो हुआ जो हमने प्लांट को दिया, प्लांट ने अपना कुछ डेवलप नहीं किया। और अगर ये फार्मर ना करे तो क्या होगा, प्लांट को अपने पानी का इंतजाम खुद देखना होगा, प्लांट को किसी फंगीसाइड का स्प्रे किया नहीं गया तो किसी फंगस से लड़ने की मैकेनिज्म खुद डेवलप करनी होगी, प्लांट को कोई फर्टिलाइजर नहीं दिए तो जो न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है उन्हीं से अपना काम चलाना होगा। तो नेचर में वेरिएबिलिटी आती है, इसीलिए जो हम कलेक्शन करते हैं वेरिएबिलिटी का, वो हमेशा वाइल्ड, और अगर वाइल्ड आज नहीं है क्योंकि हजारों साल पहले से प्लांट बने हुए, अगर कोई वाइल्ड एक्सटेंट हो गया तो उसका नियर बाई रिलेटेड कल्टीवार हमने ले लिया। इस तरीके से हमने वेरिएबिलिटी को कलेक्ट किया, और वो हमेशा आपको वहां से लाना होगा जहां से ओरिजिनल प्लांट होगा। इस तरीके से देखना है। इसी को हमने फर्स्ट स्टेप भी बोला था, क्योंकि हम यहीं से ब्रीडिंग को बेसिकली स्टार्ट करते हैं। जो आप मटेरियल लेके आएंगे वही मटेरियल जर्म प्लाज्म कहलाएगा। और बताइए। हम्म सर जो होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर टेक्निक्स यूज करी थी हरगोविंद खुराना ने, तो हम्म उसकी हेल्प से उन्होंने आर्टिफिशियली जीन फॉर्म करी थी। हाँ, रिवर्स केस में बन जाएगा, वो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस भी है उनका कंट्रीब्यूशन, बट वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह पे हरगोविंद खुराना को पढ़ रहे हैं वो बेसिकली था डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड को तोड़ने का काम। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में आता है कि आर्टिफिशियल जीन की सिंथेसिस किसने की थी, तो उसका आंसर प्रोफेसर हरगोविंद खुराना ही रहेगा। मतलब एक ही साइंटिस्ट की 2 डिस्कवरी है। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन फिलहाल हमारे सिलेबस या कंसर्न में नहीं है। हमें जो यूज करना था वो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना का कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर टेक्निक लेना था। अगर आपको मान लीजिए किसी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता है, आपको एक प्रोटीन में बोला गया कि 5 अमाइनो एसिड है और किसके बाद क्या आएगा ये भी आपको पता है, तो उसका उल्टा एमआरएनए आप बना सकते हो, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड है तो उसके कोडॉन भी मिल जाएंगे आपको, है ना। कोडॉन मिल गया तो यानी एमआरएनए बन गया। एमआरएनए का और कॉम्प्लीमेंट्री जब आप बनाओगे तो आपको जो है वो टेम्पलेट डीएनए मिल जाएगा।
और टेम्पलेट डीएनए मिल गया तो इसका मतलब इस प्रोटीन की ये जीन बन के तैयार हो गई। तो हमने रिवर्स में ये काम किया तो ये आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन कहलाया। ओके सर। जैसे कोई एंजाइम बॉडी में हो और अगर हमें पता करना हो कि मुझे इसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस करनी है जीन की, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए इंसुलिन को मुझे आर्टिफिशियली बनाना है, इंसुलिन का जीन बनाना है आर्टिफिशियली। तो हमें इंसुलिन प्रोटीन का बारे में पता है कि इंसुलिन प्रोटीन के अंदर 51 अमाइनो एसिड टोटल होते हैं। किसके बाद क्या आता है वो भी हमें पता है। तो अगर हम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लिख लें, और हर अमाइनो एसिड के हमें कोडॉन ऑलरेडी पता है जेनेटिक कोड की टेबल से, तो हम तीन तीन नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से 51 अमाइनो एसिड के 51 इंटू 3 करेंगे, तो उसके हिसाब से 159 हमें न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे। ये बन गया एमआरएनए। और एमआरएनए का उल्टा अगर हम बनाएंगे तो डीएनए यानी जीन बन जाएगा। तो जो भी जीन बनेगा वो इंसुलिन का आर्टिफिशियल जीन बन गया। इस तरीके से हरगोविंद खुराना का कॉन्ट्रीब्यूशन था। सर जो रो फैक्टर होता है वो टर्मिनेटर पे बाइंड करता है ना? हाँ, वो रो फैक्टर एक्चुअली क्या है, टर्मिनेशन का एक रीजन होता, मतलब एक प्रॉपर जगह फिक्स है कि ये टर्मिनेशन है। यहाँ पे प्रमोटर होता है, फिर टर्मिनेटर का एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस आपके सिलेबस में नहीं है कि टर्मिनेटर का सीक्वेंस क्या है, बट टर्मिनेटर का सीक्वेंस फिक्स होता है। रो फैक्टर वहीं पे जाके बाइंड करता है। और अगर रो फैक्टर टर्मिनेशन के सीक्वेंस को ब्लॉक कर देगा, तो जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर वाला सेक्शन है जो इलॉन्गेशन से पीछे से आ रहा है, वो फिर उस जगह को रीड ही नहीं कर पाएगा। जब उसको रीड नहीं कर पाएगा तो वहीं पे हम मान लेते हैं कि एमआरएनए या ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट कर गया। ठीक है, और कोई डाउट? यस, किसी को कोई डाउट? धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं लोग, 26 others। सर एक क्वेश्चन है, वो प्रेजेंट कर हाँ दूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ। ओके, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का क्वेश्चन है। चलो, द गिवन फिगर रिफर्स टू सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जीनोटाइप ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आर। ठीक है, तो इसमें तो देखो पॉलन दिया हुआ है और मेल में लिखा है S3 S4 और फीमेल में लिखा है S1 S4 है। S3 S4 का क्रॉस S1 S4 से कराया गया। ठीक है,
अब मान लीजिए आपको बताना क्या है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो बनने के लिए चाहिए जाइगोट, और जाइगोट बनता है पॉलन में जो मेल गैमीट होगा उसका क्रॉस हम जब एग से करेंगे तो उसके साथ। तो मेल हुआ S3S4 और एग हुआ S1S4। तो एम्ब्रियो क्या बनेगा इन चारों के कॉम्बिनेशन से, मींस S1 S3 S4 S4 है। ऐसा कोई एक ऑप्शन आएगा। और फिर जब आपको बनाना है फीमेल का तो फीमेल एंडोस्पर्म का। और जब आप एंडोस्पर्म का बनाओगे तो उसमें आपको देखना है कि N+N तो होता है पोलर न्यूक्लियाई, और मेल होता है N, 3N होता है ना, ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म बनता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको वो देखना है कि 2 बार आएगा फीमेल वाला और 1 बार आएगा वो। उस तरीके से कर लीजिएगा, हो जाएगा। यस सर। और कोई डाउट? जस्ट अ मिनट है, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप्स पढ़ रहे थे जो इन्वॉल्व है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। उसमें अपने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसे अभी डिस्कस ही किया था थोड़ी देर पहले। जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना है विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री। फिर सेकंड स्टेप पे था स्क्रीनिंग और इवेलुएशन। अब जो भी जर्म प्लाज्म लेके आए हैं उसको स्क्रीनिंग करनी है उसको, और इवेलुएट करना है, ठीक है, सिलेक्शन करना है पेरेंट्स का। और अगर पॉसिबल है, डिजायरेबल है, तो फिर हमें होमोजाइगोसिटी के लिए सेल्फ पॉलिनेशन या ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट हमारे पास पेरेंट्स आ गए, तो हम उन दोनों पेरेंट्स को लेके, अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो पेरेंट्स बेसिकली 2 होंगे, अगर सिलेक्शन है तो किसी सिंगल से काम हो जाएगा, जो भी है। थर्ड स्टेप था मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट के मेथड्स पढ़ रहे थे हम, और उसमें हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए थे, एंड वो दोनों थे सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उसी सीक्वेंस में हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन, एंड देन फोर्थ आएगा पॉलीपोलाइडी, और उसके बाद बाकी के जो स्टेप्स हैं प्रोग्राम में वो देखते हैं। सो फिलहाल थर्ड मेथड इज म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया था। तो हमें म्यूटेशन के बारे में बेसिकली जो पढ़ना है वो चीज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ म्यूटेशन ब्रीडिंग को यूज करके हमने कौन से प्लांट्स बनाए हैं उन सबको हमें देखना है। म्यूटेशन के बारे में आपको बताया था मैंने, म्यूटेशन सडन है, इनहेरिटेबल है, अचानक से होने वाला, तो सडन है, इनहेरिटेबल है, चेंज है किसी भी जीनोम के अंदर, ठीक है। म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप भी होता है, बट क्योंकि क्रॉप का इम्प्रूवमेंट तो हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस्ड होगा। फिर जो म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए एजेंट्स यूज करते हैं, दोज एजेंट्स आर कॉल्ड म्यूटाजेंस।
उसमें आपको फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस हमने डिस्कस किए थे। म्यूटेशन का सक्सेस रेट कितना था वो भी आपको मैंने बताया था, आउट ऑफ 1 बेसिकली सर्वाइवल रेट आएगा। फिर भी हम म्यूटेशन ब्रीडिंग करते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा लगेगा कि 1 मिलियन में से 1 के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, बट एक्चुअली 1 मिलियन सीड्स नंबर में, अगर 1 मिलियन सीड्स हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जस्ट लाइक कि आपने एक 5 kg वीट का पैकेट लिया, 5 किलो गेहूं ले लिया आपने और उसको एक ट्रे में फैलाया और एक्सरे से एक्सपोज कर दिया। आई थिंक सो कि 5 kg वीट के अंदर 10 लाख सीड्स तो हो ही जाएंगे। तो उनको ट्रीट करना बड़ा आसान है। अभी तो लग रहा है कि 1 मिलियन में से 1 के लिए इतना काम क्यों करना, बट इट्स क्वाइट इजी। हाँ, उसके बाद आपने वीट को लगा दिया क्रॉप में, एग्रीकल्चर लैंड में अप्लाई कर दिया, इरिगेशन किया, फर्टिलाइजर दिया एंड ऑल। हार्डली जैसे है 1 मिलियन में से 1, तो हार्डली कोई सीड जर्मिनेट करेगा, क्योंकि म्यूटेशन लीथल होते हैं तो बाकी सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे। जो जर्मिनेट करेगा वो अगर ग्रो कर जाता है और हमें लगता है कि उसके अंदर हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर है, बिकॉज ये हिट एंड ट्रायल है, ऐसा नहीं है कि आप म्यूटेशन करेंगे तो ये हो ही जाएगा, या आपको 10 लाख में से कोई एक प्लांट अपने कैरेक्टर वाला मिल ही जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट हिट एंड ट्रायल। तो आप बार बार ये करेंगे और इसमें अगर आपको डिजायरेबल कैरेक्टर का कोई प्लांट मिल जाता है जिसे आप म्यूटेंट बोलेंगे, तो फिर उस प्लांट को तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और म्यूटेशन क्योंकि इनहेरिटेबल होता है, वो आपने बाई डिफॉल्ट पढ़ा ही है कंसेप्ट में, तो इसलिए जो भी एक प्लांट बनेगा वो एक से फिर से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इजिली दे देगा। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग का सक्सेस रेट हालांकि कम है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट फिर भी म्यूटेशन ब्रीडिंग को कॉमनली यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं। उनमें एग्जाम्पल्स हमारे पास काफी हैं जिनमें हमने ये काम किया हुआ है। तो जो चीज आपको फिलहाल यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि म्यूटेशन का जो सक्सेस रेट है। सर एक डाउट था। बोलो। सर अगर हम जैसे कि किसी भी सीड को एक्सपोज कर देंगे एक्सरे से, सर वो खाने लायक नहीं रहेंगी क्योंकि इसके अंदर की प्रोटीन वगैरह डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। तो आप एक्सरे से एक्सपोज करके कहाँ खा रहे हैं? आप तो एक्सरे से एक्सपोज करके खेत में लगा रहे हैं, आपने फील्ड में लगा दिया, और फील्ड में लगने के बाद वो पूरा प्लांट बनेगा, प्लांट बनने के बाद वो दोबारा से सीड्स बनाएगा, और उन सीड्स को आप कहीं खाएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। है ना? और इसी में और कंटिन्यू दूसरी चीज क्या है, जब भी कभी ये काम प्लांट्स पे किया जाता है तो हमें नुकसान नहीं होता। उसका रीजन क्या है, हम तो हर चीज को डाइजेस्ट कर, ऐसा था ना कि हमें गेहूं की प्रोटीन चाहिए, हमें गेहूं की प्रोटीन क्यों चाहिए? आप अगर कभी ऐसे सोचे कि हमें सोयाबीन चाहिए, तो सोयाबीन क्यों चाहिए? सोयाबीन की प्रोटीन का हम क्या करेंगे? आपको क्या वो प्रोटीन टेस्टी लगती है? नहीं लगती, है ना? आपको तो कोई भी प्रोटीन दे दी जाएगी, आपकी बॉडी पहले उसे डाइजेस्ट करेगी, जैसे आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा। फिर हर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने पे 20 अमाइनो एसिड ही मिलेंगे, ना कम ना ज्यादा। हर एक नेचुरली अकरिंग प्रोटीन के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते ही हैं। अब इन अमाइनो एसिड्स का आप यूज करोगे अपने हिसाब से, आपके अपना जीन है, उसका अपना एमआरएनए बनेगा और उसके अपने टीआरएनए बनेंगे, और ये टीआरएनए हमारे हिसाब से अलग अलग अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में लाएंगी, तो हमारी प्रोटीन बनेगी, है ना? अगर कभी आप ये सुनते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होती है, सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलती है, तो ये आपको शुरू से गलत पढ़ाया जाता है, या आपको साइंटिफिकली कभी कोई पढ़ाते नहीं है। सोशल लैंग्वेज में तो हम यही यूज कर लेते हैं कि हमने तो गेहूं की प्रोटीन खा ली, हमें ताकत आ गई। गेहूं की प्रोटीन से हमारी बॉडी में क्या होगा? ऐसा थोड़ा है कि गेहूं की प्रोटीन हमारी बॉडी में कोई डायरेक्ट रोल प्ले करती होगी। पहले तो डाइजेस्ट ही होगी ना, किसी भी डाइजेशन तो आपने पढ़ा है ना, प्रोटीन का पहले डाइजेशन करके अमाइनो एसिड बनाओगे, फिर उन अमाइनो एसिड को अपने हिसाब से रीअरेंज करोगे तो बनेगी एनिमल प्रोटीन, हमारी प्रोटीन, और वो प्रोटीन का जो रोल हमारी बॉडी में है वो पूरा होगा। तो अगर कोई प्रोटीन खराब भी हो गई एक्सरे का ट्रीटमेंट देके, तो भी उसका कुछ नहीं होना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? हमें तो उसे डाइजेस्ट ही करना है। डाइजेस्ट करने के बाद हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे, जिन्हें आप बोलते हो एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो हम बना नहीं सकते, जिनके लिए हमें प्लांट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसीलिए हमें प्लांट बेस्ड डाइट चाहिए, क्योंकि हम वो 10
या 12, जो भी अमाइनो एसिड्स आपने पढ़े हैं एसेंशियल 8, वो हम नहीं बना सकते, एंड फॉर दैट वी डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। इसलिए हमें वेजिटेरियन या हेल्दी, है ना, हमें वेजिटेरियन डाइट चाहिए, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको यूज कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक्सरे का ट्रीटमेंट देंगे तो उससे कोई नुकसान हो रहा है। तो म्यूटेशन का सक्सेस रेट कितना है? 1/1 मिलियन। ये 1 सर्वाइवल है ना। दिस विल बी द म्यूटेंट विद डिजायरेबल कैरेक्टर। ये जो 1 है वो म्यूटेंट है जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ होगा, हमें ये चाहिए। म्यूटेशन ब्रीडिंग कहाँ करते हैं? दिस इज यूजुअली डन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि हम क्रॉस में कर नहीं सकते, बट जैसे मैंने कहा कि ये हिट एंड ट्रायल होता है, म्यूटेशन इज ऑलवेज हिट एंड ट्रायल। तो हमें क्या मिलेगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब मिलेगा उसको स्क्रीन करेंगे तब समझ में आएगा कि मिला या नहीं मिला। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर इनके रिजल्ट्स अच्छे आए, इसीलिए हमने लिखा कि म्यूटेशन ब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर कॉमनली की जाती है। एग्जाम्पल्स ये बस आपको सीधे सीधे लर्न करने हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल वीट है। वीट में जो वैरायटी है वो है शरबती। उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था, शरबती सोनारा, ये वैरायटी है। ये डार्क रेड कलर का जो गेहूं का दाना आता है, अंबर सीड कलर वैरायटी। रेडिश ब्राउन कलर का जो आशीर्वाद सिलेक्ट आता है, या आप मार्केट में भी जाएंगे तो शरबती गेहूं का आटा सबसे महंगा मिलता है। मध्य प्रदेश की जो बेल्ट है वहीं पे ये ग्रो करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है वीट में, है। और दूसरी वैरायटी है पूसा लर्मा। इन दोनों वैरायटी की वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इन दोनों वैरायटी का यूज है। याद रखिए। अनदर एग्जांपल इज राइस। राइस में वैरायटी जगन्नाथ, रैमी, एटोमेटा 2, सब वैरायटी के नाम है। कैस्टर की वैरायटी है अरुणा। कॉटन की वैरायटी है इंदौर 2। ये सब वैरायटी के नेम है। और मूंग बीन में नाम दे रखे हैं। मूंग बीन इज ग्रीन वाली जो दाल होती है, तो मूंग बीन कहलाती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी है मूंग बीन में जो वायरस के केस में रेजिस्टेंस शो करती हैं। देयर आर सो मेनी वैरायटीज रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस, एंड पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू फंगल डिजीज है, और येलो मोज़ेक वायरस में तो वायरस लिखे हुआ है तो वायरल डिजीज है। तो येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू का जो फंगस है, इसके अगेंस्ट में, ये दोनों डिजीज हैं, इसके अगेंस्ट में जितनी भी मूंग बीन की वैरायटी है वो भी, और बाकी के कुछ नाम यहाँ पे मेंशन है। तो ये सब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, सभी में म्यूटेशन ब्रीडिंग से इन वैरायटीज को बनाया गया, और हम इनको फिर अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। तो एक तरीका म्यूटेशन ब्रीडिंग का हो गया। फोर्थ मेथड इज पॉलीपोलाइडी। सर वीडियो ब्लर हो रही है। स्क्रीन तो सर क्लियर है। देख लेना, बाकी अभी तो ठीक आ रहा है। सर ब्लर है।
सर मेरे end बिल्कुल ठीक है। स्पीड में तो ठीक आ रहा है, मे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो नेट की वजह से हो सकता है, ये चीजें हैं। फोर्थ वन इज पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी को भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जहां म्यूटेशन पढ़ाया था आपको, वहीं पढ़ा रखा है पॉलीपोलाइडी में। पॉलीपोलाइडी आपने पढ़ा था जीनोमैटिक म्यूटेशन के टाइप में। पॉलीपोलाइडी का मतलब था हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम। अगर 2 से ज्यादा जीनोम है तो पॉली और पोलाइडी जीनोम के लिए यूज किया था। जैसे हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, एन और 2n, ऐसे पॉलीपोलाइड होता है, मीन्स मोर देन 2n। ट्रिप्लॉइड, टेट्रापोलाइड, पेंटापोलाइड, हेक्सापोलाइड, ऑक्टापोलाइड, तो ये सब पॉलीपोलाइडी कहलाते हैं। तो पॉलीपोलाइडी से भी जो है वो आप कर सकते हैं। पॉलीपोलाइडी पढ़ाने के टाइम पे आपको मैंने पढ़ाया था, नेचर में है तो स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड एट एनाफेज या इनहिबिशन ऑफ माइटोटिक स्पंडिल, ये रीजन हमने पढ़े थे। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये सब आपको पढ़ाया था। और अगर हम करेंगे तो इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी आएगा। और इंडक्शन के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन भी आपको मैंने वहीं पढ़ा रखा है कि वो माइटोटिक स्पंडिल का इनहिबिटर है, और माइटोटिक स्पंडिल नहीं बनेंगे तो फिर आगे सेल्स 2 में डिवाइड नहीं करेंगी। जेनेटिक कंटेंट डबल ऑलरेडी हो चुका है, तो 2n से सीधे 4n हो जाएगा, 3n होगा तो सीधे 6n हो जाएगा, जस्ट डबल ही होगा। तो पॉलीपोलाइडी को यूज करके आप कॉल्चिसिन को यूज करके पॉलीपोलाइडी आप इंड्यूस भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ एग्जांपल पढ़ने हैं कि पॉलीपोलाइडी में कौन से एग्जांपल हैं जो हम यूज करते हैं अभी के हिसाब से, प्लांट ब्रीडिंग के हिसाब से, फूड प्रोडक्शन को इनहेंस करने के हिसाब से क्या कर सकते हैं। सो पॉलीपोलाइडी में मैंने आपको कुछ जो स्पॉन्टेनियस होंगे, दोज आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीपोलाइट्स। नेचुरल पॉलीपोलाइट्स कौन सी हैं, जैसे व्हीट है, राइस, शुगर केन, पोटैटो, कॉटन, ये प्लांट ऐसे हैं जो नेचुरल पॉलीपोलाइड है, जिनमें नेचर में पॉलीपोलाइडी एग्जिस्ट करती है। जहां हम करेंगे फिर वो कहलाएगा इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइड। और इंडक्शन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक ड्रग या मेडिसिन है जिसको यूज करके आप पॉलीपोलाइडी इंड्यूस करते हैं। पॉलीपोलाइडी की डिटेल अगर आपको पढ़नी हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अंडर द टॉपिक म्यूटेशन देख सकते हैं, है ना। बेसिक चीजें वहां पे भी ऑलरेडी गिवन है। अब इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइड में जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा, जैसे ट्रिटिकेल है, ये काफी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल क्या है, ये पहला है, फर्स्ट मैन मेड, हमने बनाया। सीरियल, अनाज, जैसे व्हीट, राइस, मेज, ये सब तो नेचर ने बना के दिए हमें, बट मैन मेड सीरियल पूछा जाए तो ट्रिटिकेल है, हमने बनाया, है ना। इसी तरीके से दूसरा प्लांट है रेफेनो ब्रेसिका, ये रेफेनो ब्रेसिका है ना। रेफेनस मूली और ब्रेसिका सरसों, तो मूली और सरसों का क्रॉस करा के हमने ये बनाया। लेकिन ये सीरियल नहीं है, अनाज नहीं है, मैन मेड ये भी है ना। ट्रिटिकेल अनाज है, सीरियल है, और फर्स्ट मैन मेड है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल आएगा तो ऑप्शन में से दोनों में से ट्रिटिकेल राइट आंसर होगा। तो ये हमने इंड्यूस किए, हमने खुद बनाए हैं, और उसके लिए हमने कॉल्चिसिन को यूज करके बाकी काम किया हुआ। जहां तक एग्जाम्पल की बात है, जो हम फूड के एनहांसमेंट में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो बुक में एक जर्नल लाइन लिखी हुई है कि 50% ऑफ द प्रेजेंट डे क्रॉप्स, आजकल जो भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज करते हैं, सीरियल्स या पल्सेस यूज करते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो पॉलीपोलाइड हैं। तो कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, बट जिनको हमने डेवलप किया उनके लिए लिखा हुआ है कि मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट डे क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल, है ना, हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस तरीके से हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स।
आर डेवलप्ड बाय पॉलीपोलाइडी, बाय इंड्यूसिंग पॉलीपोलाइडी या डेवलप थ्रू पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी से हमने लगभग 50% ऑफ द प्रेजेंट डे क्रॉप्स एंड सीरियल्स हॉर्टिकल्चर प्लांट्स डेवलप किए हुए हैं ऑलरेडी। पॉलीपोलाइडी में ये चीजें याद रखिएगा। सर यस सर म्यूटेशन में आपने वो क्यों लिए थे, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स? वो हमने नहीं लिए, हमने तो सेल्फ और क्रॉस दोनों पे करके देखा, बट जो रिजल्ट्स हमें मिले वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर सक्सेसफुल मिले। जो हम चाहते थे, जो हमारे काम का था, वो म्यूटेशन हो गए। इसलिए लिखा कि वो यूजुअली किया गया है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर। म्यूटेशन हिट एंड ट्रायल होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ करके देख लेते हैं। हमें जो पता है वो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है कि जब भी आप 1 किलो मान लीजिए आपने जो है वो कोई भी सीड लिया और उसको आपने एक्सरे गामा रे का ट्रीटमेंट दिया, तो आपको पता है कि सारे सीड्स नॉन वाइबल हो जाएंगे, उनमें जो एम्ब्रियो है उनकी डेथ हो जाएगी। बट फिर भी हम लगा के देखते हैं कि शायद कोई एक बच जाए। अगर एक प्लांट बन गया तो उसकी स्क्रीनिंग करके देखेंगे क्या कोई नया कैरेक्टर है, और वो नया कैरेक्टर क्या हमारे किसी काम का है। अगर है तो उस प्लांट को यूज कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये इट्स हिट एंड ट्रायल है ना, म्यूटेशन इज ऑलवेज हिट एंड ट्रायल। सर पॉलीप्लॉइडी क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे करती है? क्रोमोसोम डबलिंग हो जाएगी तो कई बार यील्ड बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, स्टोरेज पीरियड को हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी, या कई बार जो है वो करेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस का करेक्टर पॉलीपोलाइडी से नहीं आता, बाकी हो सकती है पॉसिबिलिटी, है ना। यील्ड बढ़ानी है तो पॉलीपोलाइडी इज ए गुड। इसे एक कंपेयर करके देखा गया कि डिप्लॉयड अगर मान लीजिए वीट का प्लांट है तो गेहूं का दाना पतला सा बन रहा है, सूखा सा, उसमें रोटी या स्टार्च कंटेंट बहुत कम है। फिर जब हमने टेट्रापोलाइड वीट बनाया तो देखा कि नहीं, थोड़ा सा बढ़ गया। हेक्सापोलाइड बनाया, देखा वो गेहूं और अच्छा गेहूं का दाना बन गया, स्टार्च कंटेंट और बढ़ गया। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे क्रोमोसोम का नंबर, जीनोम का सेट किसी प्लांट के अंदर बढ़ रहा है, उसमें ईल्ड बढ़ रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में ईल्ड बढ़ेगी। वीट में बढ़ गई तो पल्स में भी बढ़ जाएगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि वीट में बढ़ गई है तो मेज में भी बढ़ जाएगी। ये सेम हिट एंड, जितनी देर आप म्यूटेशन पॉलीपोलाइडी पढ़ रहे हैं, ये सब हिट एंड ट्रायल है। हम बार बार करके देखेंगे, अगर हमें लगता है कि हमारे काम का कोई डिजायर्ड कैरेक्टर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो पॉलीपोलाइडी से यूजुअली यील्ड मैटर करती है, क्वालिटी बढ़ सकती है या क्वांटिटी बढ़ सकती है। रेजिस्टेंस का कैरेक्टर पॉलीपोलाइडी से नहीं आता, वो हाइब्रिडाइजेशन से आएगा। सर पॉलीपोलाइडी से तो कम होगी ना क्वालिटी? नहीं, कम होने का ऐसा कुछ नहीं है ना, कम नहीं हो रही क्वालिटी, है ना। सर क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, या क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। ऐसा तो ना कि मैं 100 लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने की क्वालिटी कम हो जाएगी। एक सर कम नहीं, मतलब कि क्वालिटी बढ़ेगी नहीं, ये हुआ ना। तो नहीं बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, मेरा डिजायरेबल क्या है वो तो सबसे पहले क्वेश्चन यही लिखा, पूरे चैप्टर में जो बेसिक पैरामीटर है वो सबसे पहले यही लिखा है आपने, डिजायरेबल। अगर नहीं बढ़ रही बट मेरा डिजायरेबल नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। जो चेंज हो रहा है वो अगर मेरे काम का है तो मेरा पर्पज सॉल्व हो गया। बाकी कैरेक्टर चेंज हुए या नहीं हुए वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करते एक्चुअली। इस तरीके से है। जैसे वीट का ओरिजिन आपके सर थोड़ा कर दीजिए सर, पॉलीपोलाइडी भी देखना। फिर से बोलो। बोलो, कोई डाउट? नहीं सर एक सेकंड अपना नोट कर रहा हूँ। हाँ, नोट कर लो। जैसे वीट का एग्जाम्पल है, वीट का ओरिजिन पहले पुरानी एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में था कि मॉडर्न वीट जो हम खाते हैं वो कैसे बना। तो उसके अलग अलग स्टेप हैं। पहले वीट डिप्लॉयड था, फिर हमने किसी और से क्रॉस कराया तो वीट टेट्रापोलाइड हो गया, फिर हमने फिर किसी से क्रॉस कराया तो वीट हेक्सापोलाइड हो गया। अब हेक्सापोलाइड वीट को आप खाते हैं, अभी जो वीट आप खाते हैं जो आटे में गेहूं यूज हो रहा है वो हेक्सापोलाइड है। लेकिन जिस गेहूं के आटे को आप रोटी बनाने में, चपाती बनाने में यूज करते हैं, उस गेहूं के आटे से सूजी नहीं बन सकती। सूजी जानते हैं, सेमोलिना। तो जिससे
पास्ता बनता है, या आप पास्ता लाइक जो भी इमेजिन कर सकते हैं, वो यस सर। बॉम्बिनो के नूडल्स आते हैं, उस पर लिखा होता है सेमोलिना व्हीट। या कभी आप मैगी पे देखोगे तो आटा मैगी पे लिखा होता है ड्यूरम व्हीट। तो ड्यूरम व्हीट क्या है और ब्रेड व्हीट क्या है? ब्रेड व्हीट वो है जो हम चपाती में यूज करते हैं, वो हेक्सापोलाइड है। और जो ड्यूरम व्हीट होता है वो टेट्रापोलाइड होता है ना। मैं पीछे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आप कर सकते हैं। फिलहाल ये पॉलीपोलाइडी से कंसर्न नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें लिखना चाहें तो इमेजिन कर सकते हैं। एक प्लांट है ट्रिटिकम ड्यूरम, DURUM, इसको ड्यूरम व्हीट ही बोला जाता है। ये टेट्रापोलाइड है ना। टेट्रापोल व्हीट में जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो 7 है, तो 7 × 4 करेंगे 28 है ना। तो ये उस हिसाब से आएगा 4n = 28। दिस इज अ सोर्स ऑफ सेमोलिना, सूजी। और सर जिससे सेमोलिना रोटी बनती है वो हेक्सा है। वो हेक्सापोलाइड है। अब मान लीजिए सूजी की रोटी खाना शुरू कर दो तो कुछ मजा आएगा क्या? बिकॉज फर्क है। फर्क किस चीज का है? सेमोलिना व्हीट पतला सा होता है, ऐसा सूखा सा दाना होगा। ये गेहूं का दाना है, पतला सा, इसमें स्टार्च कंटेंट ना के बराबर है। जो भी है वो व्हीट, क्योंकि मोनोकॉट है, मोनोकॉट का डायग्राम आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। तो तो सर सबसे इसमें मार जो होगा क्या सर, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो? कुछ नहीं होगा, प्रोटीन खा लो। इसमें हस्क है, हस्क मतलब बाहर की जो एल्यूरॉन लेयर, मैं जो आपको बोल रहा था वो एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर तो पढ़ा था ना आपने मॉर्फोलॉजी में, सीड का डायग्राम बनाया उसमें सर मेज याद लिखा नहीं है होगा। सर, एक बार बता दो सर। एल ये बड़ी दिक्कत है, याद कौन करेगा, मैं करूंगा। प्रोटीनेशियस लेयर। हाँ, उसे कहते क्या है? एल्यूरॉन कहते हैं ना। एल्यूरॉन लेयर नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में जहाँ सीड टॉपिक है वहां पे व्हीट की जगह पे मेज का डायग्राम बना हुआ है। और यस मेज सर, के पढ़ा है। डायग्राम में बाहर वाली लेयर लिखी है कि वो एल्यूरॉन लेयर है, वो ट्रिप्लॉइड होती है, वो प्रोटीन की होती है। तो अगर गेहूं के दाने की आप मोटाई कम या ज्यादा करोगे तब भी बाहर वाली लेयर तो रहेगी रहेगी ना। चाहे सूखा सा पतला सा गेहूं का दाना बनाओ या मोटा सा गेहूं का दाना बना लो, एलेरॉन लेयर रहेगी। तो प्रोटीन इज ऑलवेज देयर। लेकिन इस प्रोटीन से अगर मान लीजिए आपने इसका आटा बनाया तो एक तो बहुत मोटा आटा बनेगा, जैसे भूसी होती है। पुराने जमाने में आपको शायद बुरा लगे, बट पुराने जमाने में ये तो कैटल फीड था, ये तो जानवरों को खिलाते थे, गाय भैंस को खिलाते थे ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाए, उनके दूध में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाए। आजकल क्योंकि हमें कह सकते हैं कि दिखाया ये जाता है कि कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लोगे तो मोटे हो जाओगे, या ओबेसिटी हो जाएगी, या हार्ट अटैक के चांसेस। ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली बेचने के ट्रेंड्स हैं, मार्केटिंग के फंडे हैं कि वो दिखाते हैं कि नहीं प्रोटीन डाइट लो। और हुआ ये कि जो कैटल फीड था आज से 20-25 साल पहले, वो अब सबसे महंगा हो गया। सूजी महंगी हो गई, ब्रिटानिया का न्यूट्री चॉइस बिस्किट महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन रिच है, उसमें अलग अलग टाइप के हैं, जौ, ज्वार, बाजरा। मल्टीग्रेन आटा जो है वो नॉर्मल आटे से महंगा हो गया। पहले मल्टीग्रेन किसे खिलाते थे? कैटल फीड को। कोई नहीं खाता था मल्टीग्रेन, कोई भी जौ ज्वार की रोटी 1-2 बार खा ली तो खा ली, वरना तो रागी वगैरह तो कोई जानता भी नहीं था। आजकल रागी के बिस्किट्स आना शुरू हो गए। तो इन सब में खास बात क्या है? सारे अनाज हैं, लेकिन सब में एलेरॉन लेयर तो आएगी, बिकॉज वो तो आउटर मोस्ट कवरिंग है। इनमें स्टार्च कंटेंट बहुत कम है, ना के बराबर। तो अगर आपने इसको बनाया तो इसको केवल हस्क निकलेगा, ऊपर का शेल निकलेगा, उसी शेल को उससे सूजी बनती है। तो इसे हम सेमोलिना व्हीट बोलते हैं। जो आप तो सर गेहूं जिन खाते हैं, फैक्टर्स को सर पहले सर हटाया था उन्हीं को दोबारा लाके और ज्यादा रेट पे बेच रहे हैं। और क्या, अभी जो आप खा रहे हो वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये ब्रेड व्हीट कहलाता है, जो चपाती में यूज होता है, स्पेशली आटे में। सर इसका भी कोई रीजन है कि ये जल्दी खराब क्या होती है आटे के कंपैरिजन में? क्या चीज? सर सूजी जल्दी खराब क्यों हो जाती है आटे के कंपैरिजन में? किस तरीके से? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई और रीजन होगा। गेहूं के आटे का सोर्स है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये ब्रेड व्हीट कहलाता है। ये गेहूं का दाना ऐसा आएगा, फूला सा, मोटा सा। एलेरॉन इसमें भी है, बट अंदर स्टार्च है।
अंदर स्टार्च आएगा। अब अगर स्टार्च वाला मान लीजिए आटा होगा तो माउथ में पार्शियल डाइजेशन होगा ना, आपने स्टार्च का डाइजेशन माउथ से पढ़ा होगा। माउथ में स्टार्च पार्शियली डाइजेस्ट होता है तो रोटी मीठी लगना शुरू हो जाएगी, आपको टेस्टी लगेगी बेसिकली, है ना। और स्टमक में जाके तो पूरा डाइजेशन पूरा होना ही है। लेकिन अगर प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट स्टमक में ही होगी, माउथ से तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो आप रोटी खा भी रहे हैं तो रोटी में कोई टेस्ट नहीं आएगा, जैसा एड में दिखाते हैं कि इस वाले आटे से जब रोटी बनेगी तो रोटी टेस्टी लगेगी। तो रोटी में टेस्टी क्या है, नमक चीनी नहीं है। रोटी में टेस्टी ये है कि स्टार्च नेचुरली प्रेजेंट था तो माउथ में पार्शियली डाइजेस्ट होगा, दैट गिव्स सम काइंड ऑफ स्वीटनेस। और फर्क पड़ता है, अगर आपको कभी लगे तो आप एक नॉर्मल आटा और शरबती आटे दोनों की रोटी बना के चपाती बना के देखिएगा, खा के दोनों में आपको टेस्ट लगेगा। सर नॉर्मल आइटम में कौन सा होता है क्रिटिकम? ये है ना ब्रेड व्हीट, सर और ये तो शरबती? feeding है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता ना। ड्यूरम व्हीट तो आपको कहाँ मिलेगा, मैगी में, पास्ता में, आटा मैगी में, या मल्टीग्रेन आटे में, या पास्ता में मिल जाएगा, मैक्रोनी तो में सर मिल जो जाएगा। शरबती होती है उसमें उसके बेसिस पर कुछ इस फर्क वाले होता है प्लॉइड बेसिस पर? नहीं नहीं, प्लांट यही है। इस वाले में और अच्छी क्वालिटी, मतलब ये तो एक स्पीशीज हो गई, इसकी वैरायटी बनेगी ना। ये तो ट्रिटिकम जीनस एस्टिवम स्पीशीज, तो इसकी वैरायटी बनेगी। ऐसे ट्रिटिकम ड्यूरम है और इसकी भी वैरायटी है। तो ये है जो हम ब्रेड व्हीट यूज करते हैं आटे वाला, वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये हेक्सापोलाइड है। और जो ड्यूरम व्हीट है सेमोलिना सूजी वाला, वो टेट्रापोलाइड व्हीट है ना। ये डिफरेंस आता है। पहले क्या होता था, चक्की पे आटा पिसता था तो आटे को घर पे लाके छानते थे तो ऊपर उसका जो भूसी हम बोलते थे, हस्क, वो निकल जाता था। तो हमने अब आटा जो बचा वो मेनली कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, और वो हम खा रहे हैं तो रोटी टेस्टी लग रही है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को बताया गया कि जो भूसी होती है उसमें प्रोटीन का कंटेंट होता है, तो लोग अवेयर हो गए। तो अब आप कोई भी नॉर्मल आटा अगर आप बाजार से ले रहे हैं तो उसमें लिखा होता है होल व्हीट आटा। होल व्हीट आटे का मतलब क्या है, पूरे गेहूं को इतना फाइन पीस दिया गया कि उसको अगर आप छलनी से छानोगे तो कुछ छनके यानी हस्क बाहर नहीं आएगा, कोई भूसी नहीं निकलेगी, पूरा ही पीस दिया गया। तो उसमें प्रोटीन भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया। और फिर इसमें वैरायटी का डिफरेंस है और क्वालिटी का डिफरेंस। क्वालिटी का मतलब है कि सीड का कलर, सीड का साइज, उसमें स्वीटनेस, उसमें स्टार्च कंटेंट, ये सब पैरामीटर के हिसाब से फर्दर ब्रीडिंग करके वैरायटी बनाएगी। अब जैसे वीट में हमने जहां वीट लिखा है वो हर जगह वीट यही है। अब वीट में मान लीजिए शरबती सोनारा भी हमने लिखा, तो शरबती वीट जो है वो इसी वीट का सबसे अच्छा वर्जन आप कह सकते हो। ये सबसे महंगा वीट जो इंडिया में बिकता है वो शरबती गेहूं बिकता है, वो जो आशीर्वाद सिलेक्ट ब्रांड में दिखाया जाता है वो यूजुअली शरबती को यूज करते हैं। खैर, ये दोनों तो नॉलेज के साथ, ये दोनों क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे आपको कि टेट्रापोलाइड वीट क्या है और हेक्सापोलाइड वीट क्या है, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। सर सिर्फ क्रोमोसोम नंबर से इतने डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम टेस्ट है का तो भी, हर डीएनए चीज होगा, का भी। डीएनए है तो जीन्स होगा, जीन्स है तो प्रोडक्ट भी होंगे। अल्टीमेटली तो सब क्रोमोसोम के टाइप बदल रिस्पेक्ट जाएगा ना उसका। भाई। कोई कोई प्रोटीन की क्वालिटी चेंज हो रही है तो इट मीन्स की प्रोटीन बनती है, डीएनए से डीएनए होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम का चेंजेस तो आप कर ही रहे हो। पॉलीपोलाइडी से यूजुअली यील्ड यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, दो चीजें मैटर करती है ना। डिजीज के रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीट पे डिजीज अगर पक्सीनिया कॉज कर रहा है तो इस पे भी वही डिजीज कॉज करेगा जो इस पे कॉज करेगा, उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो कौन से पोलाइडी लेवल का है। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें कि किसी में प्रोटीन ज्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, किसी का कलर अच्छा है, तो किसी में आप कह सकते हो कि शेप एंड साइज बिल्कुल है, जैसे लिखा है अंबर सीड कलर वैरायटी, तो बुक में भी लिखा है एनसीईआरटी ने, तो रेडिश कलर का हल्के से गेहूं है, रेडिश वाले कलर का आपको मिलेगा शरबती गेहूं, मोटा सा दाना दिखाई देगा। अब मोटा होगा तो हैंडलिंग आसानी से हो जाएगी, साफ सफाई अच्छे से हो जाएगी, तो क्वालिटी बढ़ गई ना। जितना आपको क्या होगा, मैन पावर कम हो गई ना। अगर गेहूं का दाना बिल्कुल आसानी से मशीन में पकड़ के अलग अलग हो रहा है तो उसकी क्वालिटी बढ़िया हो गई ना। साइज बड़ा होगा तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। यूज सबके हैं, है ना। अब क्योंकि ये वाला अगर आप देखोगे तो क्या इसको आप इस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। और क्या इस वाले को इस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो दोनों की अलग अलग होगी, बेसिकली दोनों का यूज भी अलग अलग है। इसीलिए ब्रीडिंग यहाँ पे भी की गई है, ब्रीडिंग यहाँ पे भी की गई है। इसकी भी अलग अलग वैरायटी है, इसकी वैरायटी आपके बुक में जो दी हुई है वो आप पढ़ ही रहे हो। तो इसीलिए हमने सबसे पहले लिखा था डिजायरेबल करेक्टर, क्योंकि
हर एक फार्मर या हर एक मार्केट के हिसाब से डिजायरेबल कैरेक्टर सब अलग अलग होते हैं, और फिर जैसा जिसकी डिमांड उस तरीके से आप करते हैं। आप नॉर्मल आटे का अगर मान लीजिए पास्ता बना दिया जाएगा तो टेक्सचर ही नहीं आएगा पास्ते का, कैसे खाओगे पास्ता, कैसे खाओगे? तो पास्ता तो सूजी से बनता है तो सूजी से मिलेगा आपको। ये सब चीजें अलग अलग है। सो फिलहाल हमारे आज के कंटेंट में ये दोनों मेथड हो गए, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लाइडी। इससे पहले आपने सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। थर्ड हेडिंग पढ़ रहे थे बेसिकली मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। मान लीजिए आपने ये चारों मेथड यूज कर लिए, बोलो। सर सरबती आटा को हम लोग पूरे इंडिया में तो नहीं उगाते, अगर तो अच्छा है तो मतलब वो एक मध्य प्रदेश में उग सकता है ओनली? उल्टा, बिकॉज नेचर के हिसाब से गेहूं उगता है, गेहूं के हिसाब से नेचर नहीं होती। तो शरबती को ग्रो करने की जो कंडीशंस हैं, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जितना टेम्परेचर, जितनी ह्यूमिडिटी, जिस लेवल की सॉइल चाहिए, वो चीज केवल वो एमपी वाली जो बेल्ट है उसी में प्रेजेंट है, और इसलिए शरबती केवल वहीं ग्रो करता है। वैसे तो गेहूं का प्रोडक्शन हरियाणा और पंजाब ज्यादा करते हैं, बट वो चाह के भी शरबती नहीं उगा सकते। क्यों सर? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वहां की वो ले जाके और वहां पे आर्टिफिशियल देते हैं? सॉरी बेटा, फिर से बोलना। और ज्यादा महंगा हो जाएगा। यस, फिर से बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां की ले जाके क्रॉप्स और मिट्टी वगैरह सब कुछ वहां नहीं, दूसरी जगह पे आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, आप आर्टिफिशियली ग्रो कैसे करना बदल स्टार्ट दोगे। कर दे और एक्सक्यूज उसके मी बाद तो सर, वो आगे सर चालू मुझे हो एक जाएगा। बात पूछनी थी। हाँ, सर टेम्परेचर सर जैसे रहेगा सर, मैंने फिर ना भी उतना। एक एक मैंने करके, एक गूगल एक पे करके, कहीं वन पे बाय वन। देखा था कि हम्म। लेह लद्दाख में सर कद्दू के साइज के प्याज और सब्जियां उगती हैं, तो सर वो कैसे होता है? वो उगने को तो देखो, हर चीज जब किसी वेरिएबिलिटी में आप ले जाते हो ना, मान लीजिए मेरे पढ़ने के लिए एक सर्टेन कंडीशंस हैं। अब जब भी आप कंडीशंस चेंज करोगे तो क्या होगा, मेरी बॉडी पे कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा, या तो अच्छा या बुरा। क्लियर? तो या तो मान लीजिए किसी प्लांट के हिसाब से साइज एबनॉर्मली लार्ज हो जाएगा या साइज एबनॉर्मली स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई जीन मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो 25 से नीचे ले जाने पे कुछ तो बदलेगा, क्योंकि जीन्स के एक्सप्रेशन पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। और अगर आपने 25 से ऊपर ले गए तो भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए उसमें ये कि चिलिंग टेम्परेचर की वजह से साइज बढ़ गया, तो उस हिसाब से साइज बड़ा मिल गया, लेकिन आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी आपको हमेशा वहां मिलती है जहां पे प्लांट की डिजायरेबल कंडीशंस, जो प्लांट को चाहिए वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो वहां से आएगा। जैसे मान लीजिए प्याज ही आता है तो नासिक का प्याज अलग आता है, और पाकिस्तान से जो प्याज आता है वो अलग आता है। अब आप नासिक वाला प्याज अगर सोचिए कि पूरे इंडिया में बांट दिया जाए, तो कैसे बांटोगे? जितना नासिक यानी महाराष्ट्र की बेल्ट में जितना प्याज होता है उतना ही तो बेचा जाएगा ना। अगर वो कम हो रहा है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, अगर वो इस साल वाले प्याज की पैदावार ज्यादा हो गई तो पता चला प्याज सस्ता हो जाएगा। तो ये हमारी इनपुट आउटपुट पे तो डिपेंड कर रहा है बेसिकली। अब आप कहें कि नासिक या महाराष्ट्र की बेल्ट में जो अनियन की वैरायटी है वो मैं पूरे इंडिया में क्यों नहीं उगा लेता? तो महाराष्ट्र की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है और अक्रॉस द इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। क्लाइमेट बदलेगी तो करेक्टर बदल जाएगा, और आपको करेक्टर वही चाहिए जो आपको मान लीजिए महाराष्ट्र या नासिक वाले प्याज का है, तो फिर तो तभी मिलेगा जब आप वहीं से लेके आओगे, और कहीं नहीं मिल सकता। जैसे नागपुर के ऑरेंज फेमस हैं। अब संतरे ऐसा था ना कि यहाँ नहीं होते, हिमाचल में नहीं होते, या ये ईस्टर्न यूपी साइड में नहीं होते, होते हैं बट वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। ऐसे आम की अलग अलग वैरायटी है। अब अगर यहाँ पे दशहरी है तो साउथ में या महाराष्ट्र में आप जाओगे तो वहाँ अल्फांसो ज्यादा पॉपुलर है। तो हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, और बेसिकली वो कंडीशंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप थोड़ी देर में पढ़ोगे कि किसी भी जीनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको कि किसी भी जीनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए उसका सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट जहां सुटेबल होगा वहां करेक्टर डेवलप हो जाएंगे। ये चीज आती है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? देखो नेक्स्ट,
अब आएगा फोर्थ स्टेप। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थर्ड स्टेप था, दैट इज मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। हमने सबसे पहले वेरिएबिलिटी को कलेक्ट किया, जर्म प्लाज्म को लेके आए। सेकंड नंबर पे हमने स्क्रीनिंग, इवेलुएशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया। थर्ड नंबर पे हमने लिखा है मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और उसमें 4 मेथड्स हैं। आप चाहे तो चारों को एक साथ तब अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के कर लीजिए, या सिंगल भी कोई भी कर सकते हैं। जो भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मेथड आपने कर लिया, उसको करने के बाद आपको जो मिला, अब आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और उसको टेस्ट करना है कि क्या वो वाकई में वो है जो हम चाहते हैं। जैसे हमने सिलेक्टेंट किया तो सिलेक्शन तो फिनोटिपिक बेस पे था, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको दिखाई दे रहे थे करेक्टर, तो आपने आसानी से देख के सिलेक्ट कर लिए। लेकिन जब आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वहां पे एक कंसर्न ये आएगा कि हाइब्रिड के अंदर दोनों पेरेंट के करेक्टर होने चाहिए, तो ही हाइब्रिड होने का मतलब है। अगर हाइब्रिड होने के बाद भी एक ही पेरेंट के करेक्टर आ रहा है तो फिर आप पेरेंट को ही चूज कर लो। आप हाइब्रिडाइजेशन में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? टाइम और कॉस्ट दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें चेक ये करना होगा कि हाइब्रिड अगर बन गए तो क्या हाइब्रिड्स अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर ट्रेट को शो करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, हम इसे आगे यूज करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, सो दैट कि ये होमोजाइगस यानी ये भी प्योर लाइन बन जाए, कि आगे जब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई दिक्कत ना आए। ऐसे म्यूटेशन किया तो म्यूटेंट मिल गए, आपने म्यूटेंट को लगा के देखा, डिजायरेबल कैरेक्टर आ रहा है, इट्स ओके, आगे चले जाइए। और अगर पॉलीपोलाइड है तो पॉलीपोलाइड मिल जाएंगे और हम मूव सर करेंगे। बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि वो किसी नए वायरस के खिलाफ वो बन जाए नए रेजिस्टेंट? वायरस के खिलाफ? मतलब सर जिस दोनों पेरेंट्स जिस वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं थे उसके ये तो डिपेंड करता है, रिकॉम्बिनेशन होके कुछ चेक हो। करके देखना पड़ेगा कि, क्योंकि हम वायरस, मैंने भी बताया ना, डिजीज के रेजिस्टेंस में आप यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन को, सिलेक्शन को, म्यूटेशन को। पॉलीपोलाइडी यूज नहीं होती डिजीज के रेजिस्टेंस के लिए। तो ये तो चेक करके भी पता चलेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो है या नहीं है। मान लीजिए 2 पेरेंट हैं, अगर वो दोनों रेजिस्टेंट हैं, पहली बात है कि 2 पेरेंट अगर एक ही वायरस के लिए रेजिस्टेंस है तो आप हाइब्रिड बना ही क्यों रहे हो? फिर तो आप पेरेंट को ही चूज कर लो, है ना। पर्पसफुल भी तो होना चाहिए। नहीं सर, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, अब हाइब्रिड दोनों पेरेंट नहीं है, लेकिन उनका जनरेशन हो गया। तो ऐसे अचानक से कैसे आ जाएगा? बिना किसी लॉजिक के थोड़ा ना आ जाएगा। किसी एक के पास तो रेजिस्टेंस का करेक्टर होगा, तभी तो हम उसको किसी दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। सर वो रेजिस्टेंट का कैरेक्टर क्या पता वो डोमिनेंट ना हो, ऐसा हो कुछ। ऐसा कैसे? हम स्क्रीनिंग किस लिए कर रहे हैं? सेकंड स्टेप पे आपने स्क्रीनिंग की है ना। स्क्रीनिंग और इवेल्युएशन जो आपने किया वो इसीलिए तो किया कि आप जो सोच रहे हो वो होगा भी या नहीं होगा। पता चला हम जो सोच रहे हैं वो तो 0 है, तो फिर हम होने की उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए 2 लोग होते हैं, जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल पढ़ाई का दे देता हूँ। एक अच्छा पढ़ने वाला है और एक एवरेज पढ़ने वाला है, तो मुझे पता है ना कि एवरेज के साथ अच्छे वाले का भला हो जाएगा। कभी ऐसा सोचते हो क्या कि नहीं, एवरेज की वजह से जो अच्छा पढ़ने वाला है वो भी डफर बन जाएगा? ये आप जो एक कहते हैं कि एक पॉजिटिव थिंक अप्रोच, क्या आप पॉजिटिवली अप्रोच लेके चलते हो ना, कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके होने के चांसेस 90% है, ना होने के 10% है। कभी ये तो ना होता है कि मैं जो काम करने वाला हूं उसके ना होने के चांसेस 90% है, होने के 10% है। अगर ना होने के चांसेस 90% है तो काम कर ही क्यों रहे हैं? फिर तो मुझे पहले से पता है कि 90% तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो जब भी ब्रीडिंग करते हैं तो इसीलिए लिखा था ब्रीडिंग पर्पसफुल होती है। आप पहले से सोचेंगे कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। एक साइंटिस्ट पहले से माइंड लेके चलता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है और आपके चांसेस हैं कि आप नीट में जाके सही करके आ पाए। अगर मुझे आज पहले से पता चल जाए कि आपके बस का नहीं है तो मैं आपको पढ़ा के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? तो हर जगह एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस काम के लिए पैसा और टाइम दोनों खर्च हो रहा है। तो पर्पसफुल होना चाहिए। और फिर हम जब काम कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे कि वो परमानेंट हो, जेनेटिकली मैनिपुलेट करना होगा। और चाहते हम वो हैं जो हमने ऑलरेडी अपने लॉजिक्स में लाया कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैं जब ब्रीडिंग करूंगा तो इसी एंगल से करूंगा, मेरे लिए बाकी कैरेक्टर मैटर नहीं करते। अगर बाकी हो भी जाएगा तो मेरे लिए बेकार है। मुझे तो जो अपनी ब्रीडिंग है, हो सकता है किसी का इंजीनियरिंग में अच्छा हो जाए, मेरे लिए क्या फर्क पड़ा? मेरे लिए तो उसमें नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा काम तो 0 हो गया ना। बीइंग ए टीचर मुझे तो बायो में मार्क्स अच्छे चाहिए, किसी के केमिस्ट्री में अच्छे आ रहे हैं, किसी के मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके लिए तो एक ऑप्शन बंद हो गया, आपने दूसरा ओपन कर लिया, बट मेरे लिए तो तभी फर्क पड़ेगा
जब आपके स्पेशली बायो में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ब्रीडिंग हमेशा 3 चीजों पर डिपेंड करती है, टाइम एंड कॉस्ट यानी पर्पसफुल, जो होना है वो परमानेंट यानी जेनेटिक मैनिपुलेशन, और तीसरी चीज हमें वो बनाना है जो हम बनाना चाहते हैं। हमें कोई भी वो काम नहीं करना जो हम चाहते ही नहीं। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये नहीं कि हम बस कर दे रहे हैं, कुछ होगा तो देखा जाएगा। आपको कोई फंड ही नहीं देगा जब आप प्रोजेक्ट को लेके अपनी रिपोर्ट दोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो जो मेथड्स जो बैठे होंगे साइंटिस्ट वो पहले ही आपको जो है वो डिनाई कर देंगे। हम प्रोजेक्ट सैंक्शन ही क्यों करें? आप पहले से ही कह रहे हो कि मैं 10% पे काम करूंगा, 90 पे नहीं। इसका मतलब मेरे पैसे डूबने के चांसेस 90% है, मैं क्यों अपने पैसे डुबाऊंगा? तो कभी भी इस तरीके से नहीं करते। अगर ये हो कि एक पेरेंट में वायरस का रेजिस्टेंस है, दूसरे में नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि दूसरे में आ जाए, इसलिए मैं पहले और दूसरे के बीच में क्रॉस करा रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन करा रहा हूँ, और फिर मुझे ये देखना है कि हाँ इसमें आने के चांसेस कितने % है। अब आप वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि दोनों पेरेंट में रेजिस्टेंस का कैरेक्टर नहीं है, हाइब्रिड में अचानक से आ जाएगा, तो हाइब्रिड की वजह से रेजिस्टेंस का कैरेक्टर नहीं आएगा। अगर आना होगा तो वो पेरेंट्स में ही आ जाएगा, वो हाइब्रिड में नहीं आएगा। तो फोर्थ स्टेप पे क्या करना है? सिलेक्शन करना है और टेस्टिंग करनी है सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट की। ये याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट वर्ड तभी आएगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे। अदरवाइज आपको पता है कि अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं है, आपने सिलेक्शन यूज किया तो सिलेक्टेंट्स बन जाएंगे जिनको आप सिलेक्ट करते हो। म्यूटेशन यूज करोगे तो म्यूटेंट्स बन जाएंगे। पॉलीपोलाइडी यूज करोगे तो पॉलीपोलाइट्स बन जाएंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन यूज करोगे तो रिकॉम्बिनेंट्स यानी हाइब्रिड्स बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो मिलेगा उसको आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है और टेस्ट करना है कि क्या उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर आया या नहीं आया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसी हिसाब से हाइब्रिड्स, क्योंकि ये लाइन केवल हाइब्रिड के लिए अप्लाई होती है ना, दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ देयर। सर एनसीईआरटी ने थर्ड स्टेप हाइब्रिडाइजेशन का दिया है, इस तो फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिखवाया है। ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं, नो सर, जो आपने ये लिखवाया मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सर उसमें तो थर्ड स्टेप हाइब्रिडाइजेशन का लिखवाया था। मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट 4 हैं। मैंने जो जहां से स्टेप्स शुरू किए हुए हैं वहां पे लिखा है रोमन में 1 2 3 4 5। अभी हम 5 पढ़ेंगे, अभी हम 4 पे पहुंचे। और जो 3rd नंबर का रोमन में जो पॉइंट है मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उसके 4 तरीके हैं जिनको मैंने ABCD करके लिखा हुआ है: सिलेक्शन, सर हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीपोलाइडी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, फर्स्ट दिया है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सेकंड दिया है एनसीईआरटी में क्या है कि इवोल्यूशन। पूरे जो प्रोसेस, जो जनरल प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस है, उसको उन्होंने केवल हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करके दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने जहाँ पे स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम लिखा है उसमें उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस किया है। फिर आगे जाके उन्होंने डिजीज के रेजिस्टेंस पे म्यूटेशन ब्रीडिंग पे फोकस किया है, सिलेक्शन पे फोकस किया हुआ है, और आगे क्वालिटी में है तो उन्होंने पॉलीपोलाइडी की लाइन दे दी है। तो उन्होंने अलग अलग जगह अलग अलग दिया है। मैंने आपको एक कॉमन पढ़ाया है कि आप कोई भी चीज यूज करो, बेसिक जो लाइन है, बेसिक जो स्टेप्स हैं वो सब जगह एक ही जैसे आएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी में यहाँ पे हेडिंग है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप चारों में से कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप रिकॉम्बिनेंट की जगह सिलेक्टेंट, म्यूटेंट, पॉलीपोलाइट कुछ भी लिख सकते हैं। ये था। तो जो हाइब्रिड दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर है, बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, इनको सिलेक्ट करना है आपको, आर सिलेक्टेड, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्लांट ब्रीडिंग में मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या है, तो ये चौथा वाला। किसी भी प्लांट ब्रीडर के लिए 2 को क्रॉस कराना बहुत आसान है। हमें यहाँ से बैठ के लगता है इमैस्कुलेशन बैगिंग मुश्किल होगा, बट अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग में काम करता हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी है लैब में बैठ के या एक लैंड में आर्टिफिशियल फील्ड में जाके हम ये काम करें। प्रॉब्लम केवल तब आती है जब क्रॉस करने के बाद हमें ये देखना होता है कि हाइब्रिड तो बन गया, अब क्या ये हाइब्रिड अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियरिटी को शो करता है? क्योंकि अगर ये शो करेगा तो ही हमारे काम का होगा, वरना तो बेकार है, टाइम भी बेकार, पैसा भी बेकार। तो आपको इसीलिए मोस्ट क्रूशियल स्टेप ये चौथा वाला कहलाता है। अगर ये सुपीरियर है, इफ फाउंड सुटेबल, है ना, इफ
फाउंड सुपीरियर, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। इट इज मल्टीप्लाइड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। फिर से आपको वही सेल्फ पॉलिनेशन करना है, इन ब्रीडिंग। क्यों? टू अटेन होमोजाइगोसिटी, सो दैट ये प्योर लाइन बन जाए। सर दिख रहा नहीं है नीचे का। जस्ट ठीक है, हाइब्रिड्स को चूज करना है और उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो सुपीरियर है। अगर वो सुपीरियर है तो आपको उसको बार बार मल्टीप्लाई करना है सेल्फ पॉलिनेशन से, सो दैट कि वो भी अपने, हाइब्रिड तो 50% पेरेंट मेल होगा, 50% पेरेंट फीमेल होगा। जब आप बार बार उसकी रिपीटेड सेल्फिंग करेंगे तो धीरे धीरे वो जो है वो होमोजाइगस बन जाएगा फॉर द कैरेक्टर्स जो उसे अपने पेरेंट से मिले। और हमें वही चाहिए। हमें अल्टीमेटली हर जगह कोशिश ये करनी होती है कि हम होमोजाइगस प्लांट बनाएं। होमोजाइगस बनाएंगे तो यील्ड हमें मैक्सिमम मिलेगी, है ना। अब क्या करना है? इतना काम जो भी किया जाता है, ये जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो साइंटिस्ट होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स, वो ये काम करते हैं। जैसे हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, पूसा IRI में है, पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मथुरा में है, फैजाबाद में, बहुत सारी जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये सब काम करते हैं। उनको फील्ड दे दी जाती है, सरकारी प्लॉट्स होते हैं, वहां खेती करनी है, ये सारा काम करना है, यहाँ तक करना है। यहां तक करने के बाद अब लास्ट स्टेप आएगा टेस्टिंग, रिलीज और कमर्शलाइजेशन। मान लीजिए पूसा में या पंतनगर यूनिवर्सिटी में या हिसार में प्लांट ब्रीडर ने ये सब कर लिया, हाइब्रिड्स बन के तैयार हो गए, वो सुपीरियर भी थे, उनको सिलेक्ट करके प्योर लाइन बना दिया। इसके बाद क्या? अल्टीमेटली जो भी सीड कोई एग्रीकल्चर कम यूनिवर्सिटी या मान लीजिए कोई प्राइवेट फॉर्म है, अगर वो बना रही है तो मेन एम तो उसका वही है कि फार्मर्स को बेचना है। किसान बीज खरीदेंगे तभी तो अपने खेत में लगाएंगे, और खेत में लगाएंगे तो उन्हें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, उसको हार्वेस्ट करके वो सेल करेंगे। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आनी। तो जो भी काम यहाँ पे एक छोटे से प्लॉट में हुआ, अल्टीमेटली उसको जाना है फील्ड ट्रायल के लिए। अलग अलग खेतों में भेजो, वहां पे किसान इसको लगा के देखें, अगर वो सही लगता है तो आगे हम इसे मार्केट में रिलीज करेंगे, नहीं तो इस स्टेप पे भी क्रॉस लग सकता है, प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे भी रुक सकती है। तो लास्ट स्टेप क्या आता है? टेस्टिंग, रिलीज, कमर्शलाइजेशन। पहले टेस्ट करना है, फिर उसको रिलीज करना है, फिर उसको मार्केट में बेचना है, कमर्शलाइज करना है। टेस्टिंग कैसे करते हैं? अब मान लीजिए यहाँ से होमोजाइगस आपको सीड्स मिल गए। होता क्या है कि हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यूजुअली टाई अप होता है अलग अलग फार्मर्स के साथ। इंडिया में 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और मिडिल। पांचों जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है। नॉर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, साउथ की अलग है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है, और जो सेंट्रल इंडिया आएगा उसकी अलग है। तो दीज आर कॉल्ड 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब क्या करना है? मान लीजिए वीट के मुझे सीड्स मिल गए, तो बीइंग ए प्लांट ब्रीडर क्या होगा, या मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एरिया के किसानों के साथ टाई अप होता है। तो मैं क्या करूंगा? इन सीड्स को लेके उन किसानों को भेज दूंगा। नॉर्थ में भेज दिया, साउथ में भेज दिया, ईस्ट वेस्ट सब जगह भेज दिया। उन किसानों को बोला जाता है कि आपको ये सीड जो मैंने भेजा है ये 3 साल लगातार ग्रो करना है अंडर आइडियल सेट ऑफ कंडीशंस। मान लीजिए गेहूं का सीड है, तो वीट का सीड तो पहले भी ग्रो कर रहे थे, पहले भी वीट को वो ऑलरेडी ग्रो ही कर रहे थे, कोई ना कोई वीट तो ग्रो हो ही रहा होगा ना पंजाब में। अब मैंने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नया सीड बना के उनको भेजा फार्मर्स को, और कहा कि अब तुम ये वाला गेहूं यूज करोगे 3 साल तक लगातार। करना क्या है? बस तुम्हें जो तुम पहले गेहूं यूज कर रहे थे उससे कंपेयर करना है। शीट या पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं कि आपको ये कंपेयर करना है कि जो भी करेक्टर है, लाइक गेहूं के सीड का नंबर कितना है, प्लांट कब मैच्योर हुआ, प्लांट की हाइट कितनी हो गई, फ्लावरिंग कब आ गई, इस तरीके से जो भी करेक्टर्स दिए जाते हैं एग्रोनॉमिक ट्रेट कहलाते हैं। कि एग्रीकल्चर में जो ट्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको लेके उन्हें इवेल्युएट करना होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, लाइक दिस। और मिनिमम 3 ईयर तक करना है सब्सिक्वेंट, लगातार 3 साल कम से कम। अगर किसानों को लॉस होता है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरा करती है, फायदा होगा तो किसान अपने आप रख लें। उन्हें बेच के जो पैसा मिलेगा वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को नहीं देना है, यूनिवर्सिटी को तो केवल देना है इन एग्रोनॉमिक ट्रेड की एनालिसिस, कि हर सर 3 साल पे ये जो रिपोर्ट आएगी वो बना के भेज देना लोकल सर कल्टीवार से। ये हो सकता है कि जो हाइब्रिड वैरायटी हमारे पास आई है वो सर किसी
और जगह पर, इंडिया के किसी और पार्ट में वो ज्यादा अच्छे से ग्रो। बिल्कुल होगा ऐसा, क्योंकि सब जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर हिसार की है तो चांसेस तो यही है कि हरियाणा पंजाब में वो सीड अच्छे से ग्रो कर जाएगा, बट साउथ में जाके वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और साउथ में कर भी सकता है, वो तो डिपेंड करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सिंपल है, नेचर के अकॉर्डिंग होती है। नेचर में जब टाइम आएगा तो आप लगा के देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इन टर्म्स ऑफ एग्रोनॉमिक ट्रेड्स उनका क्या करना है। 3 साल लगाने के बाद अगर किसानों को इसमें लॉस हुआ तो पैसा आप दोगे, सरकार दे देगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे देगी। फायदा हुआ किसानों को तो आप रख लो, हमें नहीं चाहिए पैसा, बस हमें वो 3 साल की रिपोर्ट भेजते दें, हर साल भेज देना, कि जब आप लोकल कल्टीवार जो आप पहले से लगा रहे थे उससे कंपेयर करके, कि अगर इस कंपैरिजन में क्या है, अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है। बुरा आ रहा है तो हम दे देंगे, आपको पता ही है कि मुझे हर साल इस फील्ड से इतना पैसा कमाना है, पहले से तय हो जाता है टाई अप करने से पहले। गवर्नमेंट की फील्ड्स होती हैं हर जगह, उसके कोई वो नहीं है, हमें जैसे पढ़ना है चीजों को, तो लोकल कल्टीवार से कंपेयर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और आइडियल सेट ऑफ कंडीशन। मतलब जितना आप पहले फर्टिलाइजर दे रहे थे उतना ही अब देना है, जितनी पहले आप पानी दे रहे थे उतनी बार पानी अभी भी देना है। जो भी ग्रो करने की कंडीशंस थी वो नहीं चेंज करनी है आपको, सिर्फ लोकल कल्टीवार से कंपेयर करना है 3 साल लगातार ग्रो करा के, और उसके बाद आपको टेस्ट करना है। इसे हम टेस्टिंग बोलते हैं, कि 3 अलग अलग साल तक एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में ग्रो करना है। अगर इवेल्युएशन करने के बाद लगा कि ये जो हाइब्रिड सीड है ये अच्छा है, लोकल कल्टीवार से कंपेयर करने के बाद लगा कि इट्स गुड, तो फिर इसको मार्केट में रिलीज किया जाएगा, इसको एक नाम दिया जाएगा, जैसे शरबती नाम दे दिया, या अभी आपने बहुत सारे नाम पढ़े, कैस्टर में अरुणा लिखा हुआ है, कॉटन में इंदौर 2 लिखा हुआ है, पूसा में जगन्नाथ लिखा हुआ है। प्लांट ब्रीडर की मर्जी है वो क्या नाम देगा, तो उसे नाम दे दिया जाएगा और उसके बाद पूरे इंडिया में वो बेचा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में जाते हैं तो किसी जोन में तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है और किसी जोन में अच्छा नहीं आता, तो फिर उसके ऊपर टर्म्स कंडीशन लगा दी जाती है कि भाई ये वाला सीड या ये वाली वैरायटी केवल नॉर्थ इंडिया में ग्रो करेगी, ये साउथ इंडिया में ग्रो नहीं करेगी। तो जैसे शरबती के लिए है कि शरबती के एग्रोनॉमिक ट्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वो केवल एमपी वाले एरिया में ही ग्रो करेगी, तो आप उसे वहीं ग्रो किया जाता है, पूरे इंडिया को सप्लाई किया जाता है महंगा। सर उसका ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, हाँ शरबती आटे वाले के सीड को हम यूपी वाले सीड से हाइब्रिडाइजेशन कर दें तो फिर वो यहाँ पर भी उगने लगे। हम जो सोच रहे हैं वो करेक्टर हुए नहीं ना, वरना तो कर ही दिए गए होते। शरबती हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बना, शरबती म्यूटेशन ब्रीडिंग से बना है पहली चीज, और म्यूटेशन ब्रीडिंग का आपको पता ही है, हिट एंड ट्रायल एंड ऑल जो भी अभी आपने पढ़ा है ना। तो आप हाइब्रिडाइज करके उस करेक्टर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हमने म्यूटेंट की फॉर्मेट में बनाया, गामा म्यूटेशन से मॉडिफाई किया हुआ है, एंड देन उसके बाद हमने उसके एग्रोनॉमिक ट्रेड्स का एनालाइज किया। बट वो इतने अच्छे हैं कि इतने महंगे होने के बाद भी लोग खरीदते। अगर लोग नहीं खरीदते तो क्यों ग्रो होता ना, ये भी तो है। अगर मान लीजिए पूरे इंडिया में गेहूं 20 रुपए किलो ही खरीदा जाता, 25 रुपए किलो आटा बिक जाता, तो लोग 50 रुपए किलो का आटा क्यों खाते। बट लोग खा रहे हैं 50 रुपए किलो आटा वाला, तो इसका मतलब ये है कि महंगा होने के बाद भी उसके ट्रेड्स या उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसी लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ठीक है, फिर एमपी की गेहूं ग्रो हो गई, एमपी में जो भी गेहूं होता है वो हो गई शरबती। अब वो किसान की मर्जी है, या जो भी हर जगह बैठे ही होते हैं मंडी समिति के लोग, कि वो उनकी मर्जी है कि वो उस गेहूं को कितने प्राइस में बेचेंगे। जिसको खाना है वो पैसा देगा और खाएगा। बिजनेस तो एक अलग चीज है, बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि किसी एक चीज में वो इतना ज्यादा सुपीरियर है कि उसके पैरेलल में कोई और है ही नहीं। सारे गेहूं एक तरफ और शरबती गेहूं एक तरफ, ऐसा है, और लगभग दुगने का अंतर है। कभी आप मार्केट में जाके पूछिएगा तो आटे में लगभग दुगने प्राइस का डिफरेंस है, और वो भी चक्की पे। अगर आपने पैकेट वाला लिया तो पता नहीं कितने का डिफरेंस आएगा। थर्ड स्टेप इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार, जो नया बना है वो। जो न्यू कल्टीवार है उसको हमें इस चीज पे लेके आना है।
ऊपर कर तो दीजिए। नीचे का पोर्शन दिख नहीं रहा। मैं ऊपर कर दूंगा, ऐसे कर लेता हूँ, ये लीजिए। टेस्टिंग, रिलीज और कमर्शलाइजेशन में बस जो पॉइंट्स है एनसीईआरटी से ही आप देख सकते हैं। सिलेक्टेड प्योर लाइन होमोजाइगस, होमोजाइगस यहाँ पे थाई है ना, आर इवेल्युएटेड, उनको इवेल्युएट करना है फॉर ईल्ड, ईल्ड मतलब क्वांटिटी है ना, एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, जो एग्रीकल्चर के ट्रेट्स हैं वो। अदर एग्रोनॉमिक में आप क्या क्या पढ़ते हैं, लाइक क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एटसेट्रा। सर दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो, selected pure lines are evaluated for yield and other agronomic traits like quality, disease resistance, etc. ये लिखा है, ठीक है। ये करेंगे कैसे, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको, दिस इज डन बाय ग्रोइंग these cultivar in the रिसर्च फील्ड, जो भी टाई अप के साथ होती हैं, एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन प्रैक्टिसेस। पानी कितनी बार देना है, फर्टिलाइजर कितना देना है, वो सब कांस्टेंट रखना है, उसमें ऊपर कर कोई दीजिए। उसमें कोई चेंज नहीं करना। बस ध्यान ये रखना है कि आपको कल्टीवार को रिसर्च फील्ड में ग्रो करना है। टेस्टिंग करने के लिए ये फार्मर की फील्ड में होगी, कम से कम 3 साल तक फॉर 3 सब्सिक्वेंट लगातार generations in different agroclimatic zone, अलग अलग जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वहां 3 साल लगातार आपको जो है वो इसको ग्रो करना है, ठीक है। इसके बाद आप इसको इवेलुएट करेंगे, इज अगेन डन लास्ट में फिर बाय कंपेयरिंग विद लोकल कल्टीवार अगर सुटेबल लगा देन रिलीज कर दिया जाएगा। विद ए ट्रेड नेम, बेचने में क्या नाम रखना है वो जो भी प्लांट ब्रीडर की मर्जी है वो, ठीक है। हालांकि अप्रूवल लेना पड़ता है, इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, कोई भी सीड मार्केट में बेचने से पहले NSC
नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद आप कोई भी नाम देके इसे मार्केट में रिलीज कर सकते हो, है ना। तो ये टेस्टिंग, रिलीज और कमर्शियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एक टिपिकल जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम था, उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं along with all the methods of crop improvement जो आपके सिलेबस में है with particular example, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। एक जर्नलाइज ब्रीडिंग प्रोग्राम कैसे वर्क करता है उसको हमने देखा। अब आपको जैसे स्टार्टिंग में हमने लिखा था डिजायरेबल ट्रेट्स हमारे ईल्ड यानी क्वांटिटी है, फिर उसके बाद क्वालिटी है, डिजीज का रेजिस्टेंस है और इंसेक्ट और पेस्ट का रेजिस्टेंस है। इन चारों के लिए बस हमें एग्जाम्पल्स या एक दो पॉइंट्स जो भी दे रखे हैं वो पढ़ लें, सीधे सीधे एग्जाम्पल्स होंगे, और अगर एक दो लाइंस कुछ और दे रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो देखनी है ना। तो अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग ये पूरा हो गया आपका, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए टिपिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हम इसको अपने तरीके से लिखेंगे तो ये कहलाएगा प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंक्रीज्ड ईल्ड। ईल्ड बढ़ जाए, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्वांटिटी बढ़ जाए, है ना, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। इसी को एनसीईआरटी में दे रखा है हेडिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सर ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन पर्पस इंक्रीजिंग यील्ड था। जो अल्टीमेट एम था वो ये, बाकी जैसे था कि इस एम के साथ साथ और भी चीजें फुलफिल हो गई तो वो एडिशनल हो गई, बट मेन एम था डिमांड को पूरी करना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको खाने को चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईल्ड बढ़ानी है। और पर यूनिट एरिया विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वो श्रिंक करता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एरिया कम हो रहा है और फूड की डिमांड बढ़ रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए फिर जो है वो कुछ चीजें इंड्यूस की गई, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो आया दैट पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एक्चुअली हेडिंग एनसीईआरटी में तो ग्रीन रेवोल्यूशन दी है, बट कभी अगर आ जाए प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंक्रीज ईल्ड तो उसका मतलब यही वाला टॉपिक है। अब इसमें वही जैसे मैंने अभी पैराग्राफ आपको समझाया उसी तरीके से दिया हुआ है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद हुआ 1947 में इंडिपेंडेंस जब मिला, तो उस टाइम पे फिर क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी, पहली बार गवर्नमेंट बनी, तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे फीड करना है इस सब के बारे में सोचा गया। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी वैसे वैसे एग्रीकल्चर पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो बढ़ने लगी, फूड की डिमांड बढ़ने लगी। बट क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जब फ्री हुआ तो उसके हिसाब से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आया, अर्बनाइजेशन भी आया, अब सिटीज एक्सपेंड होने लगे, तो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड थी वो तो कम होने लगी, बट पर यूनिट लैंड जो प्रोडक्शन होने लग चाहिए था उसकी डिमांड बढ़ने लगी, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने को तो ज्यादा चाहिए, लेकिन खेती करने की जो जगह है वो कम होती जा रही है। तो ये फेज से टाइम पे 1965 था या मिड 1960s बुक में लिखा हुआ है, तो उस टाइम पे ये सोचा गया कि हम हाई यील्डिंग वैरायटीज कैसे बनाएंगे। हमें गेहूं, चावल, मक्का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर बात की जाए तो वेजिटेरियन थे, अगर नॉन वेजिटेरियन है तब भी उन्हें जो है वो उनकी फूड में राइस चाहिए, उन्हें व्हीट चाहिए, उन्हें मेज चाहिए, चीनी, शुगर केन चाहिए, और बाकी जो स्मॉल मिलेट्स होते हैं वो सब भी चाहिए। तो हाई यील्डिंग क्रॉप की वैरायटीज कैसे बनाई जाएं, इस बात पे फोकस किया गया। और फिर ये देखा गया कि उन वैरायटीज में जो हाई यील्डिंग वैरायटी अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल थी, उन सब में एक कॉमन बात ये थी कि वो सारी वैरायटी या तो डॉफ है या सेमी डॉफ है, मतलब उनकी हाइट कम है। हाइट कम होने का मतलब ये हुआ कि प्लांट में जो वेजिटेटिव फेज है, मतलब जो स्टेम लीफ वाला पोर्शन है, वो छोटा कर दिया गया। तो रिप्रोडक्टिव फेज टाइम से पहले आ गया, तो रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा हो गया तो सीड्स ज्यादा हो गए, सीड्स ज्यादा हो गए तो पर यूनिट एरिया, भाई प्लांट तो इतना ही बड़ा है, अगर मान लीजिए एक प्लांट, एक एरिया में एक प्लांट लगा हुआ है, इससे 1 क्विंटल गेहूं मिलता है 1 साल में, तो आपने प्लांट की लाइफ को छोटा कर दिया, तो क्या हुआ, 1 क्विंटल की जगह 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल मिल गया, और 1 साल की जगह हो सकता है वो 10 महीने या 9 महीने में क्रॉप पूरी हो जाए, तो 3 महीने आपकी मेहनत भी बच गई और आपको यील्ड भी ज्यादा मिल गई। बट ये डॉफ या सेमी डॉफ वैरायटी बनाई कैसे जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट था। इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस की जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें फिर IRI का रोल था, या प्रोफेसर MS स्वामीनाथन
जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहलाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन था, जिनके एफर्ट्स की वजह से IARI और MS स्वामीनाथन के एफर्ट्स की वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज आया, और उसके बाद हमारा प्रोडक्शन सेवरल थाउजेंड टाइम्स बढ़ गया। वो भी हम सब पढ़ेंगे। जो चीजें एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया है, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं, बट जो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद रखिएगा। जैसे पहला पॉइंट है, बुक में लिखा है कि एग्रीकल्चर, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री था, है तो अभी भी, बट अभी तो एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत सारा कुछ होता है। उस टाइम की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करता है वो लगभग 33%, मतलब 1/3 ऑफ GDP इन इंडिया। मतलब इंडिया की टोटल GDP का 1/3 हिस्सा केवल एग्रीकल्चर से आता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज क्या है कि एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो लगभग 2/3 पॉपुलेशन को करता है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ये डेटा याद रखिएगा क्योंकि बुक में दिया है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन इससे मिल जाए। तो अबाउट 62% पॉपुलेशन, इंडिया की 2/3 आबादी आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट लेती है, और पूरा एग्रीकल्चर जो है वो GDP का लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके बाद सीधे सीधे बात करते हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, हमें इंक्रीज यील्ड पर यूनिट एरिया चाहिए था, और ये कैसे बढ़ा? बाई हाई यील्डिंग वेराइटीज, है ना। सो देयर इज इंक्रीज्ड यील्ड पर यूनिट एरिया, हमें ये चाहिए था। ये कैसे आया? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेवरल, बहुत सारी थी हाई यील्डिंग वेराइटीज जिनकी यील्ड बहुत ज्यादा है। अब यील्ड ज्यादा होने के साथ कोई और चीज कम हो गई वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए पहले यील्ड मैटर करता है, तो इसलिए हम हाई यील्डिंग वेराइटी के हिसाब से दे रहे हैं, स्पेशली ऑफ व्हीट एंड राइस, क्योंकि बुक में आपके एग्जाम्पल इन्हीं का दिया हुआ है। और ये हुआ इन मिड 1960। इसी फेज को जो आपने मिड 1960s लिखा है, दिस फेज इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s का जो था यही टाइम पीरियड ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है ना। और इनमें खास बात की कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ये है कैसी? दीज आर डॉर्फ या सेमी डॉर्फ, दोनों हो सकती हैं। डॉर्फ एंड सेमी डॉर्फ वैरायटीज हैं जिनकी वजह से जो है वो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज आया। डॉर्फ एंड सेमी डॉर्फ का यूज समझे? किसी भी प्लांट में, जैसे हम ये वाला प्लांट है हमारे लिए, तो इसमें हमें सीड इंपॉर्टेंट है, तो हमें फर्टिलाइजेशन के बाद सीड मिलता है, तो हमें रिप्रोडक्टिव फेज में तो कोई चेंज नहीं करना, बस हम वेजिटेटिव फेज छोटी कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, पंजाब और हरियाणा में आप कभी फार्मर्स को देखें तो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस है ना, वहां पे उनके पास अगर कहा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड है। अब उतने लैंड पे अगर आप इमेजिन करें ट्रेडिशनल, जैसे वीट का क्रॉप क्या होता है कि भाई गेहूं भी ले लिया और वीट का जो पोर्शन बचा उसको काट के हमने स्ट्रॉ बना लिया, भूसा बना लिया। अब जो मीडियोकर मिड लेवल का किसान है, फार्मर है, वो क्या करता है? वो गेहूं भी पैदा करता है और अपने घर में जो कैटल्स को वो ग्रो कर रहा है, कैटल्स को वो डोमेस्टिकेट कर रहा है, उनको फीड करने के लिए वो स्ट्रॉ कंटेंट भी रखता है। लेकिन जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस है वो क्या करते हैं? गेहूं को क्रेशर मशीन से निकाला और उसके बाद पूरे खेत में आग लगा दी। जैसे अभी चल ही रहा है, इस टाइम पे राइस ओवर हुआ है, तो राइस को काट लिया और राइस का जो नीचे का पोर्शन बचा तो पराली जला दी। दिल्ली में पोल्यूशन शुरू हो गया है ना। तो पराली जलाई क्यों? क्योंकि उनके लिए वो स्ट्रॉ कंटेंट मैटर ही नहीं करता। इतना टाइम थोड़ा ना उनके पास है कि वो उसको भूसा निकाल के फिर पूरे इंडिया में बेचते घूमेंगे, क्योंकि उनके लिए तो जितनी जल्दी कट जाएगा उतनी जल्दी अगली क्रॉप लग जाएगी। तो नॉर्मली अगर एक किसान एक साल में 2 या 3 क्रॉप लगाता है, तो जो फार्म हाउस में काम करने वाले लोग हैं, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर समझते हैं,
वो तो एक साल में 2 की जगह 3 की जगह 4 से 5 और 6 क्रॉप लगा लेते हैं उसी हील्ड के उसी लैंड के अंदर। तो वो कैसे लगाते हैं? दैट्स कॉल्ड मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो वो जितनी जल्दी, क्योंकि वो महंगे सीड खरीदेंगे, ये वाले सीड्स महंगे होंगे क्योंकि वैरायटी छोटी है, प्लांट की हाइट छोटी रहेगी। प्लांट की हाइट यानी वेजिटेटिव फेज छोटी रहेगी तो रिप्रोडक्टिव फेज टाइम से पहले आ जाएगी। जितनी जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी उतनी जल्दी सीड मिल जाएगा। सीड को मशीन से काटा, बाकी खेत में आग लगा दी, 2 दिन में आग बुझ गई, तीसरे दिन नया सीजन का जो क्रॉप था वो बो दिया। 3 महीने में ये भी क्रॉप होकर हार्वेस्ट हो जाएगी। तो उनकी खेती करने का तरीका और नॉर्मल जो गांव में किसान खेती करता है वो दोनों अलग अलग है। जरूरत सबकी है। कुछ ऐसे भी का फार्मर्स हैं जिन्हें स्ट्रॉ भी चाहिए और वीट भी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिन्हें केवल वीट चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो केवल स्ट्रॉ के लिए लगा देते हैं, उन्हें गेहूं मिला नहीं मिला वो भी मैटर नहीं करता। तो वैरायटी सबके हिसाब से है। लेकिन जहां तक खाने की बात है कि हमें वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, राइस का इंक्रीज करना था, तो उसके लिए तो डेफिनेटली हमें डॉर्फ या सेमी डॉर्फ वैरायटी की ही जरूरत थी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ड्यूरिंग 1960 टू 2000, 40 ईयर की बात करें, इन 40 सालों में बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डॉफ एंड सेमी डॉफ वैरायटी वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया। ये डेटा याद रखिएगा बुक में। वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है 11 मिलियन से 75 मिलियन टन पर ईयर है। और ऐसे राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है फ्रॉम 35 मिलियन टू 89.5 मिलियन टन। अब आप देख लीजिए 40 सालों में हाई यील्डिंग वैरायटी की वजह से सर 11 सर अब ठीक है। 11 से हो सकता है स्क्रीन थोड़ा सा हिल गई। 11 से 75, अगर हम 77 मान लें, 2020 चल रहा है, तो 7 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। एक किसान को एक खेत से अगर 1 किलो गेहूं मिल रहा था तो उसे उसी लैंड से उसी एरिया से 7 kg मिलने लगा बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डॉफ एंड सेमी डॉफ वैरायटीज। तो यही ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज कहलाता है। सर हाँ बोलो। सर जो वेस्ट बचता है राइस को काटने के बाद, सर उस पर किसान ट्रैक्टर वगैरह क्यों नहीं चलवा देते? क्योंकि वो भी तो फर्टिलाइजर बन जाएगा ना आगे चलकर। ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल के पैसे कौन देगा? तो सर जलाने से तो आजकल पुलिस वगैरह पकड़ रही है ना किसानों को। कुछ नहीं होता, यही तो बात है। अगर कोई लीगल प्रोविजन होता तो ये बात ही खत्म हो जाती, और लीगल प्रोविजन के साथ उसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होता। कौन करता है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट? पुलिस वालों को पैसे दे दीजिए, अपना काम खत्म। अगर किसी के फादर है तो सॉरी फॉर दैट, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक जनरलाइज लाइन बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल हैं। कौन फॉलो करता है ना? हेलमेट लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिर में चोट लग जाएगी, इसलिए तो लगाते ही नहीं है। एक्चुअली किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि चालान ना कट जाए, है ना। मास्क क्यों लेके घूम रहे हैं? क्योंकि चालान ना कट जाए। बाकी मुंह पे कौन लगा रहा है? देखो ना, न्यूज देखते तो हो आप। किसी भी चीज का लीगल प्रोविजन होना और उसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना इंडिया में सबसे मुश्किल काम है। बिकॉज मैंने लॉ पढ़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं, बॉटनी तो एक अलग चीज है। और यही फैक्ट है। किसानों को भी पता है कि अगर पुलिस पंजाब में जैसे है कि पराली नहीं जला सकते, 2-3 दिन पहले ही था, उनका खुद ही इंटरव्यू दिखा रहे हैं वो आज तक पे बैठ के, कि उन किसान को कोई डर नहीं है। उन्हें पता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो छोड़ देगी। उन क्या होगा? सजा होना और वकील होना और केस चलना, सुनवाई। एक गरीब किसान को आप क्या करोगे? उनके लिए किसान गरीब ही है। हालांकि वो सारे किसान जो है वो कोई ऑडी में घूम रहा है, कोई BMW में घूम रहा है, बट क्योंकि किसान है इसलिए वो गरीब है। टैक्स तो देना ही नहीं पड़ता उन्हें। कमाते वो लाखों करोड़ों हैं लेकिन वो टैक्स कोई नहीं देता, है ना। ऐसे चांदनी चौक में चले जाइए, छोटी छोटी दुकानें हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, टैक्स कोई नहीं देते। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। हम अगर सोचे भी प्रॉस एंड कॉन्स की, चलो हम पराली को ये कर लेते हैं, पराली से चलो वेस्ट बना लेते हैं, पराली से फर्टिलाइजर बना लेते हैं, जो राइस के नीचे का पोर्शन बचेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसका किसान के लिए क्या फायदा है। किसान को फर्टिलाइजर चाहिए नहीं, किसान के पास पराली से फर्टिलाइजर बनाने की जो जगह है वो है ही नहीं, खेत में तो बनाएगा नहीं, क्योंकि खेत में तो वो चाहता है कि आज ही सारा कोई ले जाए और मैं अगले दिन नई क्रॉप बो दूं। ले कौन जाएगा? इकट्ठा कौन करेगा?
अगर डिकम्पोज करना है तो डिकम्पोजिशन की कॉस्ट कौन देखेगा? फर्टिलाइजर बन जाएगा तो उसका मैं करूंगा क्या? मुझे जो खेत में चाहिए वो तब का तब देखा जाएगा जब चाहिए होगा। पहले से कौन रखता है? आजकल सब तुरंत खरीद के लाते हैं, तुरंत उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्टोरेज की भी अपनी कॉस्ट होती है ना। इंपॉर्टेंट ये कि स्टोरेज की भी एक कॉस्ट है। जो किसान गेहूं अपने लिए बनाता है, मतलब उगाता है, वो भी यही चाहता है कि मेरा गेहूं बिक जाए और उस पैसे को मैं बैंक में रख लूंगा, बाकी मैं आटा खरीद लूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले था 1950s के टाइम पे कि गेहूं को स्टोर करते थे, फिर साफ करके आटा पिसा लिया और जब पैसे की जरूरत पड़ी तो गेहूं को बेच दिया और पैसा ले आए। आजकल उल्टा है, सारा गेहूं निकाला और बेच दिया, पैसा बैंक में, और जब जरूरत पड़ी तो उस पैसे से जो खरीदना, भले उस पैसे से दोबारा गेहूं खरीदने पड़े, इट्स ओके। बट गेहूं, क्योंकि गेहूं अगर खराब हो गया स्टोर करने पे तो क्या, बारिश आ गई, कच्चा घर था, गीला हो गया गेहूं, सारा बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो टाइम के हिसाब से चीजें बदल गई, वो वाला फैक्टर वर्क केवल ऑन पेपर करता है, फिजिबल नहीं है जिसे कहते हैं ना। अभी जैसे आने लगेगा दिल्ली में पोल्यूशन के लिए ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, मुझे पता है सिर्फ बातें होंगी 3 महीने, 3 महीने बाद जाड़े खत्म, वहीं के वहीं आ गए, कुछ नहीं होता। खैर, ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो वीट का दिया हुआ है, डॉफ वीट। अब डॉफ वीट कैसे बनेगा, इसके लिए कुछ 3 to 4 लाइन्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है ना। पहली चीज क्या है कि ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं, जो डॉर्फिंग जीन था वो जापानीज ने रिपोर्ट किया था। डॉर्फिंग जीन, इसका नाम रखा गया नॉरिन 10, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है हालांकि। रिपोर्टेड इन जापान, जापान में वीट में एक डॉर्फिंग जीन रिपोर्ट किया गया। जापान में जो वीट की वैरायटी है वो छोटी होती है, तो वो छोटा होने के लिए, प्लांट की हाइट को कम करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो नॉरिन 10 था। अब इस नॉरिन 10 जीन को यूज किया अलग अलग लोगों ने, ये तो डिस्कवरी हो गई। अब इस जीन को अलग अलग कंट्री यूज करते हैं अपने अपने हिसाब से और वीट को छोटा बनाते हैं, डॉफ वीट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही काम किया नॉर्मन ई बॉरलॉग ने, नोबेल लॉरेट थे ये हैं, सॉरी, नॉर्मन ई बॉरलॉग, ही इज नोबेल लॉरेट, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है ना। कहाँ काम करते थे? एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको। मैक्सिको आपको मैंने बताया व्हीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। तो मैक्सिको में क्या है कि एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। वहां पे नॉर्मन ई बॉरलॉग एज ए ब्रीडर वर्क करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस डॉर्फिंग जीन को यूज करके वहां पे कुछ डॉफ वैरायटी बनाई, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन किए, फिर अलग अलग म्यूटेशन किए, सब कुछ। जैसे उन्हें मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़े हैं, तो बहुत सारे मेथड्स को रैंडमली यूज करके फाइनली उन्होंने जो है वो डॉफ वैरायटी बनाई, सेमी डॉफ वैरायटी बनाई, और उनको नाम दिया गया मैक्सिकन वीट, क्योंकि मैक्सिको में बनी है तो उस वीट का नाम ही रख दिया गया मैक्सिकन वीट। डेवलप्ड ट्रिपल, 3 बार क्रॉस करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। सेमी डॉफ, बहुत छोटी तो नहीं है बट लॉन्ग भी नहीं है। वैराइटीज ऑफ व्हीट कॉल्ड मैक्सिकन वीट, है ना, मैक्सिको में बनी है तो इंटरनेशनल लिखा है INT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको, इसको नाम दिया गया मैक्सिकन वीट। अब जब बनाई थी नॉर्मन ई बॉरलॉग ने, तो उन्होंने यही देखा था कि इनमें ईल्ड ज्यादा होनी चाहिए, बट जब बन गई तब देखा कि ईल्ड के साथ साथ इनमें बाकी कैरेक्टर्स भी हैं जो हमारे काम के भी हैं, उनके काम के तो थे ही, बट इंडिया के काम के ज्यादा हो गए, है ना, क्योंकि इंडिया में और भी 10 प्रॉब्लम्स हैं। ईल्ड भी बढ़ जाए और ईल्ड के साथ साथ कुछ और भी मिल जाए तो इट्स गुड, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इन मैक्सिकन वीट की खास बात ये थी
कि इनमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हाई यील्डिंग है, इनमें यील्ड ज्यादा है, इनका टाइम पीरियड छोटा है, स्मॉलर ग्रोथ पीरियड है। मान लीजिए 4 महीने अगर लगते हैं नॉर्मली वीट को ग्रो करने में, तो ये 3 महीने में पूरी हो जाएंगी, तो 1 महीने टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगी। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव है, मतलब फर्टिलाइजर दोगे तो ग्रोथ और अच्छी होगी। ठीक है। फोटो सेंसिटिव है, लाइट का फर्क पड़ेगा, वीट एक विंटर क्रॉप है, तो उसके हिसाब से लाइट की अवेलेबिलिटी से ग्रोथ अफेक्ट करती है, तो फोटो सेंसिटिव है, फोटो फॉर लाइट सेंसिटिविटी शो करती है, और रेजिस्टेंस को भी शो करती है, रेजिस्टेंट टू लॉगिंग। अगर वाटर लॉगिंग हो गई या कोई और प्रॉब्लम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन पैथोजन, अगर कोई डिजीज कॉज कर रहा है तो इस पे यूजुअली डिजीज नहीं होगी। सर फोटोसेंसिटिव से हमें क्या फायदा है? हमें फायदा ये है कि जब आप विंटर में लेट या अर्ली लगाओगे तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे विंटर तो वेरिएबल है ना, अब वीट का प्रोडक्ट अभी बस, अब आप न्यूज में जैसे देख ही रहोगे, राइस में जो था वो पराली जला दी, अब गेहूं लगाने का टाइम आ गया, और कुछ जगह लग भी गया होगा गेहूं। तो जैसे अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है, ऐसे लेट मैच्योरिंग होती है। मान लेते हैं कि वीट को लगाने का सही टाइम जो है वो 1 नवंबर है, तो कुछ किसान उसको 10 अक्टूबर को लगा देंगे, और कुछ किसान उसको जो है 20 नवंबर को लगाएंगे। जिसने 10 अक्टूबर को लगाया वो कहलाएगी लेट मैच्योरिंग वैरायटी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, टाइम से पहले मैच्योर भी हो जाएगी क्योंकि वो 20 दिन पहले लगाई गई। जो 20 दिन बाद लगाई गई है तो उसके हिसाब से वो लेट मैच्योरिंग वैरायटी कहलाएगी, वो मैच्योर भी 20 दिन बाद होगी। अब उसमें फर्क क्या पड़ेगा, इन 20 दिनों में टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। जो 10 अक्टूबर को टेम्परेचर था और जो 1 नवंबर को है और जो 20 नवंबर को होगा, वो बिल्कुल टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है लाइट को, तो लाइट की क्वालिटी भी चेंज होगी, धूप निकलना बंद हो जाएगी नवंबर के लास्ट में। तो उस बात से क्या प्लांट को कोई फर्क पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो क्या ईल्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो लाइट और टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट किसी प्लांट की लाइफ पे पड़ता है वो फोटो सेंसिटिविटी कहलाती है। आप जब आगे पढ़ोगे हाँ, हमको हमेशा ऑर्गेनिज्म, ये चाहिए कि फोटो इनसेंसिटिव प्लांट बने। नहीं, ये फोटो सेंसिटिव है, इन पे लाइट का फर्क पड़ता है। मतलब आप अगर लेट मैच्योरिंग वाली को अर्ली में लगा दोगे तो उगेगी नहीं, वो ग्रो ही नहीं करेगी। अगर अर्ली वाले को आपने लेट में लगा दिया तो भी वो ग्रो नहीं करेगी। जिसको जिस टाइम के लिए बनाया गया उसको उसी टाइम पे लगाना है। मर्जी नहीं होती कि जब आप चाहें तब आप प्लांट को लगा दें। तो जो अर्ली मैच्योरिंग डिजाइन की गई है वो अर्ली लगेगी, जो लेट मैच्योरिंग डिजाइन की गई वो लेट लगेगी। तो ये फोटो सेंसिटिविटी कहलाती है, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लाइट इंटेंसिटी पे लगा दोगे सभी पे जर्मिनेशन हो ही जाएगा, सबका अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा। ये इनमें पैरामीटर्स थे। तो हाई यील्ड के अलावा बाकी चीजें भी जो है इनके अंदर थी। अब इन मैक्सिकन वीट के नाम क्या क्या है, जैसे मैक्सिकन वीट की एग्जाम्पल क्या क्या है, मैक्सिकन वीट के एग्जाम्पल है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है। इनके नाम है सोनारा 64 एंड लर्मा रोजो 64, ये मैक्सिकन वीट है। अब इसकी भी पूरी हिस्ट्री है एक्चुअली, आप कभी इंटरनेट पे अगर सर्च करो तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाए, तो कि ये तो मैक्सिको ने बना ली, मैक्सिको ने इन वैरायटीज को पेटेंट कर लिया। यहाँ पे जो ये लास्ट में मैंने लिखा ना, रेजिस्टेंट टू कॉमन पैथोजन एंड पेस्ट, तो ये वैरायटी रस्ट रेजिस्टेंट भी है, इनमें पक्सीनिया का इन्फेक्शन नहीं होता। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो 1960s के टाइम पे इंडिया में रस्ट डिजीज वीट में बहुत कॉमन थी, है ना। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऐसा भी टाइम था जिस टाइम पे पूरे इंडिया का वीट प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया बिकॉज ऑफ मैसिव इन्वेजन ऑफ पक्सीनिया। पूरे इंडिया में पक्सीनिया ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया, पूरा गेहूं की पैदावार जीरो हो गई ऑलमोस्ट, खाने के लिए कुछ नहीं मिला लोगों को। तो ऐसा भी टाइम था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे कि हमने गेहूं को खरीदा था, कहां से? मैक्सिको से, क्योंकि मैक्सिकन वीट की खास बात ये थी कि ये फंगी यानी रस्ट के लिए रेजिस्टेंस को शो करती है। तो हमारे लिए ईल्ड के साथ साथ उस टाइम पे ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें वो वैरायटी चाहिए जो रस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो। पहले कम से कम जो हो रहा है वो तो हो, उसके बाद ईल्ड देखेंगे। जब पता चला कि मैक्सिकन वीट में तो ये दोनों पैरामीटर एक ही साथ हैं,
तो मुझे याद नहीं है ठीक से, बट 2 से 3 साल तो हमने लगातार गेहूं को खरीदा था। सरकार ने मतलब खरीदा, इंडियन गवर्नमेंट ने, और सब्सिडाइज फॉर्म में जो है वो किसानों को और हर घर तक पहुंचाया, क्योंकि बिना गेहूं के इंडिया में काम नहीं चल सकता। आजकल तो नॉन वेजिटेरियन आ गया या बहुत सारी डाइट आ गई, बट बिना गेहूं के आप इमेजिन करो, बिना चावल या मेज के करो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो IRI में जो स्वामीनाथन थे उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को नॉर्मन ई बोरलॉग से लिया, क्योंकि ये नोबेल लॉरेट थे। तो सोशल कॉज के लिए ये एम्स का क्वेश्चन है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला, तो उन्हें मिला फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। जबकि मिलना किसने चाहिए था, साइंस की फील्ड में, क्योंकि ये डेवलपमेंट साइंस का है। बट इन्हें पीस के लिए मिला, क्योंकि जिस जिसको रस्ट से प्रॉब्लम थी उसको ये टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड की गई कि एक रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी या मैक्सिकन वीट कैसे बनाया जाता है। वो नॉलेज इंडिया में आया, और फिर इंडिया में उस नॉलेज को यूज करके हमने जो वैरायटी बनाई, उनमें पैरामीटर तो ये सारे यही थे, बट फिर उनको इंडियन नाम दिया गया। फिर वो मैक्सिकन वीट नहीं कहलाए, है ना। तो लास्ट लाइन बुक में लिखा हुआ है कि इन इंडिया दीज टू, है ना, दीज वर बॉट, ये इंडिया लाई गई। इनको मॉडिफाई किया गया है थोड़ा सा, कर दीजिए सर। 1 मिनट बेटे। मॉडिफाइड बाय गामा म्यूटेशन, गामा रेस का ट्रीटमेंट दिया गया। ये गामा है, पूरा लिख लीजिएगा चाहे तो। एंड नेम्ड, इनको नाम दिया गया सोनालिका एंड कल्याण सोना। और फिर इंडिया में जहां जहां वीट ग्रो करता है वहां वहां इनको भेज दिया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल वीट ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ इंडिया। सर थोड़ा लेफ्ट में कर दीजिए सर। 1 मिनट बेटे, बस ये लास्ट लाइन है, हो गया। अब आप लिख लो आराम से। इंडिया में इन वैरायटी को लाके इनको मैक्सिकन वीट को सर सोनालिका के बाद क्या लिखा है? सोनालिका, कल्याण सोना, कल्याण सोना, KALYAN, कल्याण सोना। सर ये ट्रिपल वर्ड का क्या इन्फ्लुएंस है यहाँ पे? ट्रिपल वर्ड का मतलब है कि हम जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो 3 बार कराएंगे। जस्ट लाइक कि A का क्रॉस B से कराया तो AB बन गया, आपको पॉलीप्लाइडी में करके दिखाया था। AB का क्रॉस C से कराएंगे तो ABC बन जाएगा। फिर ABC का क्रॉस अगर हम D से करेंगे तो ABCD बन जाएगा। तो 3 बार हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ट्रिपल क्रॉस वैरायटी कहलाएंगी। 2 बार करोगे तो डबल क्रॉस वैरायटी, सिंगल करोगे तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ये मतलब ओके सर। ओके। तो ये हुआ हमारा डॉफ वीट। इसके बाद ऐसे आएगा डॉफ राइस, कल पढ़ेंगे। शुगर केन एंड मिलेट्स, जितना भी NCERT में दिया है वो सब। मैं पेंटैप से क्लास लेने के लिए आज कर रहा था, इसलिए 10 मिनट्स लेट हो गया। मे बी कल तक वो इश्यू सॉल्व हो जाए। पेंटैप से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आगे का हमारा जितना भी कंटेंट है ना वो सारा थ्योरेटिकल है, समझना है, बट थ्योरी बहुत ज्यादा है तो लिखने में बहुत टाइम जाएगा हमारा, और सिलेबस आपका जल्दी से पूरा करना है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि स्लाइड ऑलरेडी बनी बनाई होंगी, आपको तो PDF मिल ही जाएगा, तो कोई इशू है ही नहीं। आप नोट भी कर सकते हैं और PDF भी मिल जाएगा। मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मुझे सिर्फ स्लाइड को आपको शो करके दिखाना है। खैर देखते हैं जितनी जल्दी हो जाए। कोई डाउट है सर तो मंडे को टेस्ट जो है उसमें ये चैप्टर आएगा ना? हाँ, जितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा। पहली चीज क्योंकि कल वाली क्लास है तो आई थिंक कल वाली क्लास में पूरा तो नहीं होगा, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग पूरा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर हम आगे का भी देखते हैं, जैसा भी मतलब जितना हो जाएगा ये। और अगर इन केस प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर से 45 क्वेश्चंस नहीं बने
तो मॉलिक्यूलर बेसिस में जो आपने लास्ट में पढ़ा है, स्पेशली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उससे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। प्लांट ब्रीडिंग एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ, जो भी आपकी 4 क्लास में होगा, क्योंकि आपका फोर्टनाइटली टेस्ट होता है, वीक में 2 क्लासेस हैं, तो 4 क्लासेस का जो कंटेंट था उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आई थिंक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम और प्लांट ब्रीडिंग, इससे तो बन ही जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम प्लांट ब्रीडिंग के ही रखेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।